in association with Kuku FM. नमस्कार, आप देख रहे हैं ललन टॉप की वीकली पॉलिटिकल सीरीज की एक और नई किस्त जिसका नाम है नेता नगरी, जिसमें हम बात करते हैं हफ्ते भर के पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स की। आज हम दो बड़ी खबरों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम जाएंगे पंजाब, जिस सूबे को मिला है नया मुख्यमंत्री, लेकिन वो नहीं है जिनके होने की पहले बहुत गुंजाइश थी या शोर था खूब। नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब के मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, चन्नी बने हैं। एक नया दलित मुख्यमंत्री मिला है पंजाब को, अब एक नया कैबिनेट में मिलने वाला है। ये सारे डेवलपमेंट्स क्या कहते हैं पंजाब की पॉलिटिक्स के बारे में, और खास तौर पर क्या अब पंजाब में दलित राजनीति या दलित गोलबंदी भी होगी, इस पर बात करेंगे। इसके बाद हम जाएंगे उत्तर प्रदेश जहाँ पे एक दुखद खबर आई है। महंत नरेंद्र गिरी, उनकी मौत हो गई है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो एक सुसाइड है। उनके शिष्य पे आरोप है, सुसाइड नोट भी है। ये सारी चीजें क्या कहती हैं उत्तर प्रदेश में धर्म और राजनीति के बीच हो रहे गठजोड़ के बीच, और क्या कहती हैं अखाड़ा पॉलिटिक्स के बारे में, ये भी समझेंगे। नेता नगरी के इस सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं पंजाब की। जो कुछ पंजाब में इस हफ्ते हुआ, उसे देख करके ये लगा कि एक वीकेंड की जरूरत थी कांग्रेस को लंबे। शनिवार रविवार कैप्टन भी रवाना हो गए, उनके बाद की जो पूरी असहजता थी उसमें एक नए सीएम की तलाश भी हो गई, और फाइनली पार्टी एक नाम के साथ आगे आ भी गई, चरणजीत सिंह चन्नी। इन सारे डेवलपमेंट्स में बात करने के लिए हमारे साथ आज एक काफी डिस्टिंग्विश्ड पैनल है। राजदीप, जो हमेशा हमारे साथ होते हैं। राहुल श्रीवास्तव, नमस्ते सर, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर आशुतोष हैं पंजाब यूनिवर्सिटी से हमारे साथ, सर आपका भी स्वागत है। और शायद पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं कमलेश किशोर सिंह, डायरेक्टर न्यूज इंडिया टुडे समूह के डिजिटल सेगमेंट के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। नमस्कार, मैं पहली बार शायद नहीं जुड़ रहा हूं, पर अरे मैं नहीं रहूंगा सर शायद, पर आप लोगों के बीच में आकर अच्छा लग रहा है। हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। ये आपका फॉर्मल परिचय था, लेकिन ललन टॉप फैमिली के लिए आप एक फादर फिगर की तरह, बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी प्रॉब्लम्स के लिए हम यूं भी आपसे मिलते रहते हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है आपको यहाँ देख के। सबसे पहले इससे पहले हम निटी ग्रिटीज में जाएं कि पंजाब में क्या हुआ और क्यों हुआ, जिस तरह से जो भी चीजें वहां पे हुई हैं, उससे पहले हम ओपनिंग कमेंट्स चाहते हैं अपने पूरे पैनल से कि उन्होंने इस हफ्ते को कैसे देखा। शुक्रवार, शनिवार, रविवार और फिर सोमवार को जब शपथ विधि होती है। राजदीप, ओपनिंग कमेंट्स के लिए हम सबसे पहले आपके पास आना चाहते हैं। आपने कैसे देखा जो पिछला वीकेंड पंजाब में गया, उसको लेकर के? देखिए, पहली बात तो निखिल, ये क्या है कि शनिवार रविवार को ही इस तरह के उलटफेर होते हैं राज्यों में। पिछली बार गुजरात में हुआ था, इस बार पंजाब में होता है, लेकिन ये तो ऐसी हल्की बात है। असलियत ये है कि कहीं ना कहीं गुजरात और पंजाब में आप देखेंगे कि किस तरह से जेनरेशनल चेंज हो रहा है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को किस तरह से पॉलिटिक्स में लाया जा रहा है, उनको मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। और दो हाई कमांड की कहानियां है। बीजेपी हाई कमांड जो गुजरात हैंडल कर रहा था, और कांग्रेस हाई कमांड आला कमांड जो पंजाब हैंडल कर रहा था। और उसमें फर्क देखिए, गुजरात में आप देखेंगे कि विजय रूपानी को कहा गया आपको इस्तीफा देता है, वो तुरंत दे देते हैं। 3 दिन बाद बिल्कुल एक नया कैबिनेट, एक सर्जिकल स्ट्राइक की तरह बिल्कुल एक नया कैबिनेट लोगों के सामने आता है। पंजाब में क्या होता है, अमरिंदर सिंह को कहा जाता है कि आप इस्तीफा दीजिए। अमरिंदर सिंह कुछ घंटों के लिए नहीं देते हैं, एक मीटिंग बुलाते हैं, ज्यादा एमएलए वहां नहीं पहुंचते हैं। शाम को 4:30 बजे आखिर में वो इस्तीफा देते हैं। लेकिन इस्तीफा देते देते कहते हैं कि मुझे ह्यूमिलिएट किया गया है, मेरी बेइज्जती हुई है, ये जो हुआ है गलत हुआ है, और मैं अपनी राह पर जाऊंगा, मैं सोचूंगा मुझे क्या करना है। एक तरह से आप कह सकते हैं बगावत के तेवर तो नजर आते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह के। इसके बाद निखिल, जो इंटरेस्टिंग है कि अगले 24 घंटों के लिए बिल्कुल ऐसा लगता है कि कांग्रेस ढूंढ रहा है कि किसको बनाना है, क्योंकि शाम को, शनिवार की शाम को कहा जाता है सुनील जाखड़ फ्रंट रनर है। हालांकि मुझे कभी नहीं लगा वो फ्रंट रनर थे। आप पंजाबी हिंदू को बनाएंगे नहीं चुनाव के पहले। अगले दिन सुबह ये खबर आती है अंबिका सोनी बनेगी। अरे अंबिका सोनी तो राज्यसभा एमपी, उनकी राजनीति तो दिल्ली में रही है, लेकिन उनका नाम चलता है। फिर ये तय होता है कि एमएलए ने कहा है रंधावा जी बनेंगे। कुछ चैनल फ्लैश भी कर देते हैं, मैंने भी ट्वीट किया था कि रंधावा जी अगले मुख्यमंत्री बनेंगे क्योंकि एमएलए चाहते हैं। फिर 2 घंटे बाद यह पता चलता है कि चन्नी जी बन रहे। बीच में सिद्धू जी का भी नाम चला था। यानी आपने अमरिंदर सिंह को हटाया कांग्रेस आला कमान ने, और मुझे लगता है कि शायद ये सही निर्णय था, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी बढ़ रही थी। लेकिन 6 महीने बाद, बड़े मशक्कत के बाद, ड्रामा के बाद, और उसके बाद जब आप चन्नी जी को बनाते भी हैं,
तब भी ड्रामा होता है क्योंकि कई अलग अलग नाम होते हैं। तो ये एक तरह से निखिल कहा जा सकता है कि आप देख रहे हैं कि दोनों आला कमान में फर्क क्या है। हालांकि मुझे लगता है चन्नी जी को बनाकर एक तरह से कांग्रेस ने पहला दलित सिख मुख्यमंत्री दिया, ये अपने आप में मुझे लगता है इट कैन बी पोटेंशियली, कोई लोग कहेंगे मास्टर स्ट्रोक, एक ऐसे राज्य में जहां 32% दलित पॉपुलेशन है। लेकिन जो प्रोसेस की गई गुजरात में वर्सेस पंजाब, ये दर्शाता है कि जब आपकी आला कमान थोड़ी कमजोर होती है तब आप इस तरह की ट्रांजिशन आसानी से नहीं कर पाते हैं, जनरेशनल चेंज। लेकिन जब आपकी आला कमान बड़ी मजबूत होती है जैसे भाजपा की है, आप तुरंत सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं। तो ये 2 हफ्तों में टेल ऑफ टू हाई कमांड जिसे मैं कहता हूं, ये मेरे सामने बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये हमारी देश की राजनीति की एक तस्वीर दिखाता है। लेकिन राहुल जी, हम आपसे, राजदीप ने उसको टच किया जब वो बता रहे थे कि सूत्रों के हवाले से अलग अलग नामों की पहले चर्चा चलती थी, फिर वो फ्लैश होता था और फिर बाद में मालूम चलता था कि शायद ये व्यक्ति अब नहीं बनेंगे। आलाकमान और नामों पे विचार कर ही रहा है अभी तक के, और फिर बहुत बाद में जाके हमें एक ऐसा नाम सामने आता है जो नेशनल पॉलिटिक्स में बहुत कम लोगों ने या बिल्कुल नहीं सुना ऐसा नाम था। आप उस कंफ्यूजन को थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हैं कि हमारे दर्शकों के लिए, कि जब एक एक नाम कंसिडर किया जा रहा था दिल्ली में, तब क्या विचार था कांग्रेस हाईकमान के दिमाग में? राजदीप ने जो कहा टेल ऑफ टू हाईकमान, अगर मुझसे आप ये सवाल पहले करते तो मैं एग्जैक्टली यही दास्तान सुनता। इसमें मैं थोड़ा सा राजदीप के पहले ऐड करूंगा। राजदीप ने जो बोला कि इन दोनों हाईकमांड में ये फर्क नजर आता है। उस हाईकमांड में फर्क ये भी है, देखिए, कि गुजरात में नरेंद्र मोदी यानी हाईकमांड चुनाव जितवा के लाए थे, पंजाब में रीजनल सैट्रैप अमरिंदर सिंह चुनाव जितवा के लाए थे, हाईकमांड नहीं जितवा के लाया था। इसलिए थोड़ा सा दर्द ज्यादा था अमरिंदर सिंह को विजय रूपानी से। दूसरा मैं कहूंगा कि ये जो पंजाब में हुआ, इसमें टेल ऑफ बीजेपी हाईकमांड कांग्रेस के लिए एक सिंबल जरूर बना था। अगर मैंने कुछ कांग्रेस के नेताओं से जो बात करी, देखिए, राहुल गांधी ने 2019 में जब पहली बैठक हुई चुनाव में हार के बाद, तो उन्होंने एक बात कही थी कि कुछ सीनियर लीडर्स ऐसे थे जो कि अपने लिए चुनाव लड़ रहे थे और पार्टी के इंटरेस्ट उनके लिए छोटे पड़ गए थे। उस समय पे जो उन्होंने एक बिगुल बजाई थी यंग टर्क्स को आगे करने की, उससे थोड़ा पहले से, और पुरानी एस्टैब्लिश सैट्रैप्स जो थे, जो कि हाई कमांड से बड़े होने की प्रॉब्लम आ रही थी, जिनको लेकर के ये लग रहा था कि शायद अब वो इतने बड़े हो गए हैं कि वो हाई कमांड को चैलेंज कर सकते हैं, वो एक एस्टैब्लिश लीडरशिप के खिलाफ। आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश में उस समय कमलनाथ थे, गहलोत साहब थे राजस्थान में, जो कि मामला अभी भी लंबित है, उसको लेकर के मुहिम शुरू हुई थी। अब की बार जब कांग्रेस ये पंजाब का फैसला ले रही थी, उस समय पे रीजनल सैट्रैप हैवी वेट पॉलिटिशियन छत्रप जो है अमरिंदर सिंह सामने थे, और उसके सामने ये एक डिसीजन लेना था। इतने समय लंबे चला कि क्या ये मौका है जहां ऐसा किया जा सकता है। और मैं कहूंगा कि बीजेपी ने 2-3 उदाहरण सेट किए, कांग्रेस ने शायद ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया है। नहीं तो हमेशा अगर आप देखें तो कांग्रेस एक स्टेटस को पार्टी है, स्पेशली सोनिया गांधी के अंडर कांग्रेस स्टेटस को में बिलीव करती, बहुत ज्यादा उठा पटक, धरा पटक और इसको इधर उठा फंसे, ये सब नहीं करा करती है। अगर आपने देखा तमाम करप्शन के चार्जेस जब यूपीए सरकार थी, तब भी आप देखेंगे कि बहुत जल्दी ऐसा नहीं होता था कि मंत्री को निकाल दिया जाए या हटा दिया, थोड़ा सा अपोजिशन की पिटाई खाने के बाद ही ऐसा होता था। पंजाब में जो कांग्रेस ने किया है, इसको लोग बहुत मजबूरी में लिया गया डिसीजन मानेंगे, लेकिन मैं कहूंगा कि ये कांग्रेस के लिए एक बहुत ही बेंचमार्क डिसीजन माना जाएगा। मैं मानूंगा इसको जरूर। क्यों? क्योंकि एक बहुत एस्टैब्लिश लीडर, जो कि राजीव गांधी का स्कूल में सहयोगी रहा हो, और जब विवाह हुआ सोनिया गांधी और राजीव गांधी का, तो वो पहले अमरिंदर सिंह के पटियाला पैलेस में जाके रहे। ये सब एक लेगेसी है। इस लेगेसी को आगे कंटिन्यू हुई कि वो चुनाव जितवा के ले आए। उसके बावजूद, और वो जानते थे, कांग्रेस आज भी जानती है कि उसका एक खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अमरिंदर सिंह नाराज है और कहीं ना कहीं वो कुछ सीटें जहां पे कम से कम नवजोत सिंह सिद्धू के आदमी उतरेंगे, वहां पे जरूर नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन नुकसान के डर से आप बदलाव ना करें,
फ्यूचर के लिए चेंज ना करें, ये डर कांग्रेस को जो सता रहा था, आई थिंक द कांग्रेस वाज वन ओवर दैट फियर। ये एक जो डर था। दूसरा, उसके बाद जो अगर आप कहें कि ये डिसीजंस जो हो रहे हैं, देखिए जो नाम बदली हुआ, इसमें कांग्रेस बहुत सारे नाम कंसिडर कर रही थी, कुछ नेताओं को एक एक करके अप्रोच किया जा रहा था। प्रॉब्लम कांग्रेस की ये भी है, दोनों हाईकमांड में फर्क ये भी है कि कांग्रेस जो है वो टपकती हुई बाल्टी है कि उसके अंदर कुछ हो रहा है तो वो बाहर पता लगना ही लगना है। वेयरएज बीजेपी में जब किसी का सर कलम होने वाला है या किसी के सर पे नया ताज रखा जाने वाला है, तब तक आपको पता नहीं चल जाएगा जब तक वो हो नहीं जाता। और इसमें ये कहूंगा कि कांग्रेस का बहुत बड़ा डिलेमा होने की जगह कांग्रेस वाज एक्सप्लोरिंग और वेरी वेल एंड ट्रूली एक्सप्लोरिंग। उसके सामने चैलेंजेस क्या थे? देखिए, अमरिंदर सिंह को हटाना था, उसकी जगह अगर अचानक नवजोत सिंह सिद्धू को ले आते, बगावत होती। उसकी जगह किसी नए को लाते तो एस्टैब्लिशमेंट इक्वेशंस में प्रॉब्लम होती। अंबिका सोनी बहुत पुरानी नेता है, हालांकि शी हैज डन पॉलिटिक्स इन दिल्ली में राजनीति की है, लेकिन शी इज अ पंजाब हैंड, पंजाब जानती हैं। तो उनका नाम जब कंसिडरेशन में आया, उनसे बातचीत हुई, ये खबर बाहर आ गई। उसके बाद रंधावा साहब की बात हुई। रंधावा साहब को लेकर के कांग्रेस के अंदर ये बात पे डिबेट चलती रही, लेकिन उनको लगा कि एक जट सिख को हटाने के बाद जट सिख वोट में नाराजगी होगी। दूसरा, उनके सामने ट्विन चैलेंजेस हैं। ट्विन चैलेंजेस में सबसे बड़ा है आम आदमी पार्टी का, जो कि एक पर्टिकुलर रीजन में या कुछ रीजन्स में जहां पे दलित वोट का कॉन्सेंट्रेशन है, वहां पे सेंधमारी की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी जो परेशानी थी उनकी, वो परेशानी थी कि आम आदमी पार्टी ने बीएसपी के साथ टाई अप किया है, अकाली दल ने बीएसपी से टाई अप किया है, जो कि एक समय पे बड़ा सक्सेसफुल कैंपेन रहा था उन लोगों का, और वो सीटें जीत के आए थे पंजाब में। इसको देखते हुए कि दो प्लेयर जो है वो दलित सेंट्रिक हो रहे हैं और पंजाब का एक बड़ा धड़ा दलित वोट है, वो कोर बन सकता है, तो कांग्रेस ने अपने वोट बैंक में उधर उसको संभालने की कोशिश की है। दूसरा, इसका एक और निष्कर्ष निकलता है कि अब की बार नवजोत सिंह सिद्धू पे बगावत करके अपने मन की करवा लेने का तो श्रेय मिल जाएगा, लेकिन अगली बार जट सिख का वोट लाना भी, उसका सेहरा भी उन्हीं के सर पे बंधना होगा। तो नवजोत सिंह सिद्धू के लिए भी मुश्किल के दिन आ रहे हैं, क्योंकि दलित वोट को कांग्रेस ने एड्रेस कर लिया है और वो इसका एक टारगेट बन गया है, लेकिन बाकी वोट के लिए और कप्तान को हैंडल करना, वो सब अब नवजोत सिंह सिद्धू के पाले में आ गया है। इसी एंगल को लेके कमलेश जी, हम आपके कुछ कमेंट्स चाहते हैं। हमने देखा कि कांग्रेस को इस बार वो उस विजडम पे अराइव कर जाते हैं कि पंजाब को एक दलित चीफ मिनिस्टर की जरूरत है, चाहे वो 5 और 6 महीने के लिए उन्होंने बनाया हो फॉर नाउ। हम ये समझना चाहते हैं कि पिछले अगर हम 2-3 इलेक्शंस के फिगर देखते हैं तो दलित वोट कांग्रेस को एक फेयर शेयर 40% के लगभग उनको मिल ही रहा था। क्या इस टैक्टिक जो अभी उन्होंने अपनाई है उस पर चल के वो उस शेयर को और बढ़ा सकते हैं, या वो पहले ही मैक्स्ड आउट हैं? देखिए, एक तो बिगटरी ऑफ लो एक्सपेक्टेशंस होती है हमारी। हम कांग्रेस से एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि कोई बेंचमार्क, जैसा राहुल जी ने बोला, डिसीजन लेंगे। और राजदीप सर ये कहते कहते रुक गए। उन्होंने ये कहा कि मास्टर स्ट्रोक भी कह सकते हैं। मैं तो कहूंगा कि आपके अवेलेबल कार्ड्स में, अगर आप हमेशा कांग्रेस जो है वो पुराने प्रिडिक्टेबल कार्ड्स खेलती आई है, ये एक मास्टर स्ट्रोक है। बहुत दिनों से हमारा एक्सपेक्टेशन, हमारी अपेक्षाएं कांग्रेस से बहुत कम रहती हैं। हमको ये लगता है कि वो वही उन्हीं पे दांव लगाएंगे जिन पे वो लगाते आए हैं, और ऐसा मतलब ये परसेप्शन गलत नहीं है, ये परसेप्शन इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। पर इस बार उन्होंने उस स्टेट में जहां दलितों की संख्या प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज्यादा है देश में, वहां पर दूसरी बात, दलित वोट, आपने बोला कि उनके कांग्रेस के हिस्से में दलितों का एक सब्सटैंशियल वोट का नंबर आता ही आता है, पर दलित वहां बटे हुए हैं। सिख नॉन सिख का विभाजन भी है एक, दलितों में और भी सेक्ट वाइज बहुत सारे विभाजन हैं। उन सबको यूनाइट करने के लिए इन्होंने एक ऐसे चेहरे को चुना है जो यहाँ तक आया है दलितों की राजनीति कर कर। उनकी दलितों के बीच में अच्छी खासी लोकप्रियता है। ये किसी ने आशा नहीं की थी, क्योंकि सबकी अपेक्षाएं जो है उनसे, कांग्रेस से वैसी थी नहीं, पर मेरे हिसाब से ये उनके पास बेस्ट कार्ड खेलने को था और उन्होंने बेस्ट ही खेला है। इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होंगे पंजाब के पॉलिटिक्स पे, इसी चुनाव पर नहीं। कमलेश भाई, मैं आपको कहूं, मैंने वो मास्टर स्ट्रोक वर्ड क्यों मैं रुक गया,
क्योंकि क्या होगा कि मैं जानता हूं डिजिटल में क्या, अगर 5 महीने बाद जब चुनाव होते हैं और कांग्रेस हार जाती है तो लोग कहेंगे देखिए राजदीप जी ने कहा था मास्टर स्ट्रोक, और 5 महीने बाद देखिए चुनाव में क्या हुआ। आपने बिल्कुल सही कहा, विद इन लिमिटेशंस ये बिल्कुल सही निर्णय एक तरह से कांग्रेस ने लिया है, और राहुल जी ने भी जो किया है कि बहुत दिनों के बाद कांग्रेस ने कह सकते हैं एक बोल्ड डिसीजन लिया है। मेरा तो कहना है 6 महीने से कांग्रेस पहले लेती तो उनको शायद ज्यादा फायदा होता, क्योंकि अब चन्नी के पास, चरणजीत सिंह चन्नी के पास केवल 2-3 महीने हैं, क्योंकि कोड ऑफ कॉन्डक्ट आ जाएगा दिसंबर में। और ये कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी इस डिसीजन को एक तरह से रोक रही थी, वो नहीं चाहती थी कि अमरिंदर सिंह को तुरंत हटाया जाए, इसलिए एक पूरी प्रक्रिया हुई, एमएलए से बातचीत हुई, इसमें देर थोड़ी हुई है। लेकिन अगर आप केवल जातीय समीकरण ले, करीब ऐसे 54 कंस्टिट्यूंसीज है कमलेश निखिल, जहां दलित पॉपुलेशन 32 से ज्यादा भी है, यहाँ डिसाइसिव वोट हो सकता है। वो कहां बढ़ जाएगा ये बात अलग है, और ये भी सवाल है क्या जज सीट पोलराइज हो जाएगा और इसका किसको फायदा होगा, ये सब सवाल है। लेकिन आज की तारीख में कंपेयर टू अदर नेम्स, जिस तरह से आपने जातीय समीकरण किया है, एक तरह से पंजाब में सोशल इंजीनियरिंग जो हम बाकी स्टेट्स में बीजेपी की तरफ से देखते हैं, मानना पड़ेगा कांग्रेस ने बाय ऑलमोस्ट लक बाय चांस जिसे कह सकते हैं, एक सही निर्णय हो सकता है, लेकिन चुनाव के बाद ही पता चलेगा। आज की तारीख में उन्होंने आम आदमी पार्टी को कुछ हद तक बैकफुट पे डाला है, और मुझे लगता है अकाली और बीएसपी की जो कंबाइन है उसको भी अब सोचना पड़ेगा। दो एक्स फैक्टर है, एक किसान आंदोलन और दूसरा अमरिंदर सिंह, कि कैप्टन अब क्या करते हैं और कितनी ताकत लेकर वो करते हैं, किसके साथ जाते हैं, और फार्मर एजिटेशन, किसानों का एजिटेशन, ये दो। पर मास्टर स्ट्रोक से मैं डरता हूं निखिल कमलेश, क्योंकि आप जानते हैं कि आईटी सेल वही एक निकालेगा और मुझे फंसा देगा एक बार। हाँ, और आपने उसको अच्छे से क्वालिफाई कर दिया है कि चुनाव चूंकि बहुत करीब आ गए और ये परिवर्तन बहुत देर से हुआ है, इसलिए शायद चुनाव जीत लेना ये संभव नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, वो तो आगे के 6 महीने बताएंगे। पर हकीकत यह है कि अगर लंबे समय के लिए देखें तो पंजाब में जिस तरह की पॉलिटिक्स होती है उसमें दलितों को हमेशा इस तरह से आगे नहीं किया गया, जाट सिख डोमिनेटेड पॉलिटिक्स है वहां की, इसके लिए दूसरे पार्टियों पे भी असर होगा, राजनीति पे इसका पॉजिटिव असर होगा। नहीं, क्योंकि अभी भी आईटी सेल ने, बीजेपी के आईटी सेल ने मेरी एक पुरानी ट्वीट निकाली थी जब मैंने रामनाथ कोविंद अध्यक्ष देश के राष्ट्रपति बने थे, तब मैंने कहा था सवाल उठाया था, क्या ये पॉलिटिकल टोकनिज्म है दलित को बनाना, और मैंने कहा था अब चन्नी को बनाना बोल्ड मूव है, तो उन्होंने कहा देखिए दोहरे मापदंड है। मेरा ये कहना है किसी राष्ट्रपति को बनाना अलग होता है, किसी को मुख्यमंत्री चुनाव के पहले बनाना। हालांकि नुआंस कहां से मिलेंगे सोशल मीडिया पर? नहीं, हालांकि कोविंद जी को भी बनाना या के.आर. नारायणन को उनके पहले बनाना अपने आप में बड़ी चीज है, लेकिन यहाँ पंजाब जैसी राजनीति में 50-55 साल से जो राज्य बना है वहां कभी दलित सीट नहीं बनता है, 32% राजनीति है, वो एक बड़ी स्टेप है। जैसे यूपी में जब मायावती बनी थी, इट वाज अ गेम चेंजर फॉर यूपी पॉलिटिक्स। उसी तरह से हो सकता है कि चन्नी जी का बनना, और मैं ये भी कहूंगा आज निखिल कमलेश की अगर कांग्रेस चुनाव जीतती है तो चन्नी जी को निकालना भी बहुत मुश्किल होगा। अगर कई जाट सिख चाहते हैं या सिद्धू जी चाहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूं, आसान नहीं होगा अगर कांग्रेस चुनाव जीतती है। इन एवरी स्टेट ये गेम चेंजर बनता है, तो एक अलग अलग तरह से बनना है। राष्ट्रपति का चुनाव अलग होता है, इट्स नॉमिनेटेड, बट एन इलेक्शन जहां आप लोगों के सामने जाते हैं और पूरे राज्य की समीकरण को बदलते हैं, अलग है। सॉरी फॉर द इंटरवेंशन। नहीं, अब बिल्कुल दुरुस्त इंटरवेंशन था राजीव जी आपका। डॉक्टर कुमार भी हमारे साथ हैं। अब सर, इस अभी तक जो चर्चा हुई है उसमें इस बात को बार बार हिंट किया गया है कि सबसे बड़ा समूह है दलित समाज जो पंजाब का है, चाहे वो अंदर अलग अलग उसके और खांचों में वो बटा हुआ हो, लेकिन अब तक के वहां पे उस तरह से वो पॉलिटिकली इतना स्ट्रांग नहीं हुआ कि कभी वो अपने समाज से किसी सीएम को वहां पे देखता चंडीगढ़ में, या फिर जो सीएम बनता उसको वो उस तरह से अफेक्ट कर पाता एक समूह के तौर पे। पंजाब की कौन सी वो सोशल और पॉलिटिकल रियलिटीज हैं जिसमें इतना आगे कभी आ नहीं पाए दलित, नंबर्स होने के बावजूद? पंजाब जो है वो वन सेक्टर इकोनॉमी है, पंजाब की एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। जो एंसिलरीज भी हैं जैसे जलंधर और लुधियाना, ये सब है, वो भी एक तरह से बाहर ही जा रहे हैं। तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन का एक फैक्टर रहा। दूसरा, ये जो लैंड होल्डिंग पैटर्न है जिसमें आप देखते हैं कि बहुत सारे लोगों ने ये दिखाया कि 90% से ज्यादा लैंड जो है वो जट सिखों के हाथ में है। तो एक नैरो सोशल बेसिस ऑफ पावर रहा है।
तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरी बात जो अभी राजदीप जी ने भी कही और उन्होंने भी राहुल जी ने भी कही कि ये जो यहाँ का दलित समाज है ये बहुत तरह से बटा हुआ है। 39 कास्ट हैं, रिलीजियस डिवाइड भी है, कुछ लोग डेरा के समर्थक हैं तो कुछ लोग सिख हैं, कुछ क्रिश्चियन हैं, कुछ हिंदू हैं, तो एक कोई होमोजेनिटी नहीं है। और ये जो डिवाइड है वो यूपी वाली डिवाइड नहीं है, यहाँ रिलीजियस डिवाइड भी है ना। तो इससे बहुत फर्क पड़ जाता है कि कभी भी दलित समाज जो है, जैसे अगर आप कंचन चंद्रा की स्टडी देखें जो उन्होंने जलंधर का किया था, उन्होंने कहा था कि जो बीएसपी थी 92 में वो आगे बढ़ी थी, लेकिन उन्होंने लीडरशिप जो थी वो हमेशा जाटो समाज को दिया, उन्होंने कभी वाल्मीकि समाज को नहीं दिया। जबकि दोआबा एरिया में देखिएगा तो वाल्मीकि समाज की संख्या ज्यादा है। तो ये सब सारी चीजें, और बीएसपी ने जिस तरह से टिकट भी बांटे, और ये हमेशा आरोप लगता रहा कि बीएसपी जो है वो अकाली दल के साथ उनकी सांठगांठ रहती है, टिकट बेचे जाते हैं, यहाँ तक की बात हुई। तो दलितों का आगे बढ़ने के नहीं बढ़ने के पीछे 2-3 चीजें रही। एक तो जो अकाली दल का नेतृत्व है संत फतेह सिंह के बाद 1956 में जब संत फतेह सिंह बने अकाली दल के प्रेसिडेंट, उसके बाद जट सिखों का बोलबाला रहा। कांग्रेस में भी अगर आप देखें तो 1966 के बाद सिर्फ एक नॉन जाट सिख बना है, वो ज्ञानी जैल सिंह, वो तरखान थे, वो भी दलित नहीं थे, ओबीसी माने जाएंगे, जो कारपेंटर कास्ट होती है। तो ये शुरू से अगर आप पंजाब का इतिहास देखें तो सबसे बड़ा कारण जो आपने पूछा, मैं तो कहूंगा जो लैंड होल्डिंग पैटर्न है, जो पंजाब का जो लैंड ओनरशिप है, वो बहुत बड़ा फैक्टर है। और दूसरा बड़ा फैक्टर है कि जो दलित समाज का विभाजित रहना, न केवल कास्ट के आधार पर जो कि पूरे इंडिया में है, बल्कि रिलीजियस डिवाइड भी जो रहा है। और तीसरी चीज जो ये डेरा फैक्टर जो पिछले कुछ दिनों में बहुत ज्यादा उभर कर सामने आया, 9000 से ज्यादा डेराज हैं और डेरा का समर्थक है। और मैंने तो यहाँ तक देखा, डेरा पर मैंने एक काम किया था, एक पेपर लिखा था एशियन एथनिसिटी में, तो मैंने डेरा का भ्रमण किया था। तो डेरे में मैंने देखा कि ऐसे ऐसे डेरा है जहाँ आप एक जगह दुर्गंध साहिब को देखते हो, दूसरी तरफ आप रविदास जी की मूर्ति देखते हो और तीसरी तरफ शिवलिंग भी देखते हो। तो ये बहुत ही अजीब तरह की जो आइडेंटिटी फॉर्मेशन हुई है, और जो ये जो आदि धर्म एक रहा है। तो आप शुरू से देखें ये 1901 से चल रहा है। अगर आप सेंसस का रिपोर्ट भी देखें तो एक समय में ऐसा था कि बहुत सारे दलितों ने कहा कि हम हिंदू नहीं हैं, है ना। और ये जो आपका जो कम्युनल इलेक्टोरेट का, अगर आप फ्रीडम स्ट्रगल में जाएं तो वहां पे भी एक बहुत बड़ी दुविधा रही आर्य समाज के लिए कि किस तरह से ये, क्योंकि एक चिंता रही कि ये हिंदू समाज तो बिल्कुल ही अल्पसंख्यक हो जाएगा अगर दलित बिल्कुल अलग हो जाते हैं। और आपको पता होगा कि जो अंबेडकर है वो भी चाहते थे एक बार सिखिज्म में कन्वर्ट होना। तो ये पंजाब का इतिहास जो है बड़ा ही अलग तरह का इतिहास है। तो इसमें इस वजह से भी जो सारे डिवीजन की वजह से आप नहीं देखते हैं दलित का। एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, जो यहाँ पे मास्टर स्ट्रोक की बात हुई, एक चीज ये देखी कि चन्नी साहब को जो बनाया गया, सिद्धू को क्यों नहीं बनाया गया। तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ी वजह यह है सिद्धू को नहीं बनाने की कि सिद्धू को गवर्नमेंट का आइडिया नहीं है। सिद्धू एक दो साल रहे मिनिस्टर, पर उन्होंने कभी कोई वैसी मिनिस्ट्री चलाई नहीं। दैट वे अमरिंदर सिंह इज टू द पॉइंट, राइट। तो अभी क्या है कि अभी आपको ब्यूरोक्रेसी का साथ चाहिए, आपको पता होनी चाहिए कौन ऑफिसर काम का है, कौन ऑफिसर निकम्मा है, और ये जल्दी से जल्दी आपको अपॉइंट करना है। तो वही व्यक्ति कर सकता था जो गवर्नमेंट में रहा है, जिसने गवर्नमेंट को देखा है। तो ये तो सवाल ही नहीं उठता कि सिद्धू को अभी चीफ मिनिस्टरशिप दी जाती, बिकॉज ही वुड हैव बीन इन सूप, ही वुड नॉट हैव नोन कि भाई किसको क्या काम देना है, किसको नहीं देना है। और जहां तक उसकी लीडरशिप स्टाइल है सिद्धू की, आपने देखा है कि ही इज वेरी इरैटिक, ही इज नॉट लाइक ही गोज बाय हिज फेवरेट्स एंड नॉन फेवरेट्स, ऐसे गवर्नमेंट नहीं चलती। एक और चीज है कि ब्यूरोक्रेसी अभी हाथ पर हाथ धर के बैठा जाना चाहिए थी। आपको याद है यूपीए 2 के लास्ट वाले जो ईयर्स थे, फाइल मूव नहीं कर रही थी। तो अभी ब्यूरोक्रेसी वुड लाइक टू वेट कि भाई क्या सत्ता परिवर्तन होगा, कौन चीफ मिनिस्टर आएगा। जो पंजाब का इतिहास रहा है, जिस तरह से पनिश किया जाता है ब्यूरोक्रेसी को, ब्यूरोक्रेसी के पीछे जो पॉलिटिशियन पड़ते हैं, तो ब्यूरोक्रेसी को ये भी देखना है। तो इस तरह से चन्नी के सामने बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और ये जो पॉलिटिक्स ऑफ प्रेजेंस है ना कि दलित चीफ मिनिस्टर बन गया, तो काउंटर मोबिलाइजेशन भी तो हो सकती है ना। आज जट सिखों में ये भी तो होगा ना कि सिद्धू ने हमें डुबा दिया, ये अपने महत्वाकांक्षा के चक्कर में इसने दलित को ले आया, है ना। तो ये भी चीज तो हो सकती है ना। अगर बहुत ज्यादा मोबिलाइजेशन होती है दलितों की, जैसा राहुल जी कह रहे हैं, तो काउंटर मोबिलाइजेशन भी हो सकती है। भाई वो डोमिनेंट कास्ट है, दे हैव रूल्ड ओवर पंजाब। महाराजा रणजीत सिंह की वो लिगेसी बनाते हैं। पंजाब में तो आपको पता है कि एक टोकन प्रेजेंस था, जो 34 सीट्स थे दलितों के लिए, उनका वैसे उनको कोई जगह दे दी जाती थी, है ना। जैसे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दो, मिनिस्टर बना दो,
कभी की पोजीशन भी नहीं दी गई। आप पूरे इतिहास को देख लो, मैं तो देखता रहता हूँ, काफी दिनों से मैं पंजाब की राजनीति से जुड़ा हुआ हूँ। आप देख लो कि जो एक्चुअल जो ग्राउंड रियलिटी होती है, जब कैबिनेट बैठती है या जब कैप्टन बुलाते हैं डिसिडेंट को लंच के लिए, तो उसमें चन्नी को नहीं बुलाया जाता, बाकी डिसिडेंट को बुलाया जाता है। तो आप समझो इस बात को कि ये ऐसे नहीं होगा कि आपने इनको बना दिया तो सारे दलित आपके झोली में आ गए, सारे दलित वोट, और बाकी लोग भी खुश हैं भाई, वो भी भांगड़ा कर रहे हैं कि बड़ा अच्छा हुआ जी दलित बन गया। ऐसे नहीं होता सर। एक छोटा नहीं क्वेश्चन, आएंगे। एक सवाल मैं यहाँ पे खाली जोड़ दूं प्रोफेसर साहब की बात पे कि झोली में तो नहीं आएंगे। क्या होता है, जब कांशीराम जो पंजाब के ही थे और उन्होंने अपनी दलित पॉलिटिक्स भी वहीं से शुरू की थी, आपने देखा वो देश भर में उसका कैसा इम्पैक्ट बाद में होकर हुआ। पंजाब में नहीं हुआ बहुत ज्यादा, क्योंकि उनकी पूरी धुरी शिफ्ट हो गई यहाँ पर उत्तर प्रदेश में। पर दलितों को अभी तक पंजाब में एक धुरी नहीं मिली थी। अगर आप देखें पिछले 20 साल का इतिहास, तो मोबिलाइजेशन करने के लिए एक मैग्नेट चाहिए होता है। कांग्रेस बहुत देर से पर एक धुरी दी गई है। अब उस पर मोबिलाइजेशन होगी या नहीं होगी, सभी अपने डिफरेंसेस को भूलेंगे या नहीं भूलेंगे, पर जिस तरह की मेरी जो बातचीत है, मैं वहां पर लगभग 5 साल काम कर चुका हूं, मेरी जो समझ है और जो मेरी बातचीत अपने मित्रों से होती है, उस हिसाब से बता रहा हूँ। पत्रकार मित्र हैं बाय द वे, मैं वहां पे बता दूं आपको। तो ये है कि इस बार बहुत संभावना है कि बहुत सारे जो बिखरे हुए वोट बैंक थे वो साथ में आ जाएं। नॉट बिकॉज कि मोबिलाइजेशन जो वो काउंटर मोबिलाइजेशन होगा, काउंटर मोबिलाइजेशन की इस बार संभावना पिछले चुनावों जैसी नहीं है। इस बार जाट सिख वोट बटेगा ही बटेगा, चूंकि उनके पास 3 ऑप्शन है जो मजबूत हैं। एक, अगर अमरिंदर सिंह अगर अब गुस्सा ही रहे और चुनाव तक उन्होंने कुछ, जैसा राजदीप जी बोल रहे थे, कुछ सीटों पे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें, तो हो सकता है कि बहुत सारे जट सिख जो उनका ट्रेडिशनल अकाली दल का साथ है उसके साथ चले जाएं। पर आम आदमी पार्टी ने भी जट सिखों में खास करके जो थोड़े ज्यादा राइट वाले एलिमेंट हैं उसमें अपनी पकड़ बनाई थी पिछली बार, और इस बार भी वो जारी रहेगी। अब एक बहुत बड़ा समुदाय है जो अग्रवाल या बनिया समुदाय है, वहां पर वो आम आदमी पार्टी के साथ खिसकती जा रही है बिकॉज ऑफ बीजेपी नॉट बीइंग एन अल्टरनेटिव। और एक कारण ये भी कि किसान आंदोलन के चलते बीजेपी जिस तरह से बैकफुट पे है, इस बार उनके पास ऑप्शन ये है कि वो जो पूरा समाज है ट्रेडर कम्युनिटी की, वो आम आदमी की तरफ खिसके। जट सिख कम्युनिटी का एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट पहले भी आम आदमी पार्टी की तरफ था, क्योंकि कांग्रेस के साथ उनका भरोसा नहीं है। पर कांग्रेस के पास और ऑप्शन क्या थे इस समय, जब उनको ये लग रहा था कि चुनाव इतने करीब आ गई है, तो कांग्रेस के पास एक ऑप्शन था कि वो एक ग्लू के रूप में, चन्नी सभी बोलते हैं कि वो एक दिखावे के लिए है, ही इज जस्ट अ प्रेजेंस, एक टोकन चीज बना दी गई है। राजनीति में बॉस टोकन होता नहीं है। अगर चन्नी अगले 6 महीने 3 महीने तो काम करके, बाकी 3 महीने बिकॉज ही इज द केयर टेकर चीफ मिनिस्टर, अगले 6 महीने निर्धारित करेंगे कि इलेक्शन में अगर कांग्रेस जीत जाती है किसी भी तरीके से, जैसा राजदीप जी ने बोला, बहुत आसान नहीं होगा उसके बाद चन्नी को हटाना। उसके बाद चन्नी बहुत जद्दोजहद कर सकते हैं, वो एक पावरफुल फोर्स बन सकते हैं। और हमको ऐसा, जैसा मुझे पता चल रहा है कि दलितों का वोट बैंक उनके पास कोई भी नहीं था पीछे जाने के लिए। देयर वाज नो वन पोल, एक पोल खड़ा हो गया है। डॉक्टर कुमार, हम और कहना चाह रहा था। जी हाँ, मैं आपके पास ही आ रहा था सर। हाँ, एक चीज जल्दी से मैं कह दूं एक चीज जी, प्लीज। मुझे ये कहना था कि जो ये हाई कमांड की बात हो रही है ना, तो आज तो हाई कमांड जो है ये 3 लोगों में बंट गया है। ये जो गांधी फैमिली, और मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे कमान जो है वो गांधी सिबलिंग के हाथ में जा रही है। और आप देखेंगे तो आप याद करें 2012 में जब चुनाव हारी थी कांग्रेस, तो राहुल गांधी ने इनको हटा दिया था, अमरिंदर सिंह को। और उस समय अमरिंदर सिंह ने राहुल गांधी की लीडरशिप पर सवाल उठाया था। 2017 में भी अमरिंदर सिंह ने एक तरह से मजबूर किया राहुल गांधी को। मैं एक कॉन्फ्रेंस में था, ये बरखा दत्त आई हुई थी यहाँ मोहाली स्टेडियम में, वहां पे अमरिंदर सिंह ने पब्लिकली कहा, एक क्वेश्चन मेरे जवाब में उन्होंने कहा कि मैंने राहुल को कहा कि मैं पार्टी तोड़ दूंगा अगर मुझे चीफ मिनिस्टरशिप नहीं बनाया गया। और उस पर राहुल गांधी ने कहा कि देन वी बोथ वुड बी डूम्ड। तो उसने कहा सो इट बी। तो अमरिंदर सिंह का जो रवैया रहा हाई कमांड को मतलब टेक ऑन करने का दिल्ली दरबार को, ये उनको कहीं पॉपुलर तो बनाता गया, लेकिन ये भी रहा कि हाई कमांड की जो ये लॉयल्टी की बात अभी की गई कि पुराने संबंध थे, तो ये संबंध सोनिया जी के साथ रहे होंगे,
पर ये जो गांधी सिबलिंग है, खासकर राहुल गांधी को आप देखिए, उन्होंने हरियाणा में भी अशोक तंवर को बनाया। अशोक तंवर मेरे ख्याल में दलित थे और उनको हुडा के ऊपर लाया। तो ये राहुल गांधी की कहीं ना कहीं, और चन्नी जो है, ये बिल्कुल सही बात है कि चन्नी कोई वो ही इज नॉट गोइंग टू बी अ काइंड ऑफ अ पपेट चीफ मिनिस्टर। जहां तक उनकी जो इमेज रही है वो सेल्फ मेड है। मुझे लगता है चन्नी एक म्यूनिसिपैलिटी से आगे बढ़े, म्यूनिसिपल पॉलिटिक्स से आगे बढ़े हैं, तो इज अ सेल्फ मेड मैन, ही डजंट कम फ्रॉम अ पॉलिटिकल फैमिली। तो ऐसा व्यक्ति अगर आप उसको पावर में बिठाते हैं, आपको याद करिए नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को बनाया था। उन्होंने सोचा जीतन राम मांझी एक पपेट रहेंगे, लेकिन मांझी ने उनको दिखा दिया 3 महीने 6 महीने के अंदर, मुझे लगता है उनको पसीने छुड़वा दिए। तो ये भी होता है कि ऐसा नहीं, अभी जो पंजाब में एक इमेज जा रही है जो सिद्धू की बेवकूफी के कारण ऐसा नजर आ रहा है कि मतलब एक बेवकूफी या उनकी कहिए कि उनकी एक समझदारी है कि वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं सुपर चीफ मिनिस्टर हूं। आपको अमृतसर की भी आपने घटना देखी होगी, किस तरह से उन्होंने एक पेपर देने की कोशिश की और चन्नी ने उनसे पेपर ले लिया फिर दिया। तो ये तरह से ये चन्नी ऑल्सो वुड लाइक टू शो दैट ही इज इन पावर, ही इज कॉलिंग द शॉट्स। और ये आगे जाकर ये जो अगले 3 महीने है ना, यहाँ पे दुविधा ये भी रहेगी कि चन्नी साहब अगर बहुत अच्छा काम करने लग गए और बहुत पॉपुलर हो गए, तो फिर दूसरे जो नेता बैठे हुए हैं जिन्होंने सोचा कि चलो अभी रहने देते हैं, दे आर वेटिंग फॉर द एप्रोप्रिएट टाइम, उनकी तो थलबलाहट बढ़ती जाएगी। सवाल फर्क क्या है? आपने 2017 की बात की, 2017 की कहानी आप जानिए। तब अमरिंदर सिंह ने, ये कैप्टन ने ये भी कहा था, मैंने उनको इंटरव्यू किया था, ये मेरा आखिरी चुनाव है। एक तो है कि 2016 में उनकी और राहुल गांधी के बीच में टग ऑफ वॉर एक तरह से हुई थी, जहां कैप्टन ने एक तरह से धमकी दी कि अगर आप मुझे प्रोजेक्ट नहीं करेंगे तो मैं पार्टी भी छोड़ सकता हूं। तो एंड में उस समय जब कांग्रेस बिल्कुल डेस्परेट थी एक तरह से, कैप्टन सक्सेसफुल हुए, चुनाव जीते, प्रोजेक्ट हुए और एक तरह से अपनी पकड़ बना ली। अब फर्क क्या हुआ है? अब एमएलए जो है वो उनसे दूर हट गए। जब 80 में से 60 एमएलए आपसे दूर हट जाते तो पार्टी आलाकमान करेगी क्या? राहुल गांधी ने 2016 में जो किया और 2021 में किया, इसमें एक ही बड़ा फर्क है। इस बार जो लेजिस्लेटर्स हैं, जो एमएलए हैं, वो इस बार चाहते थे कि कैप्टन को हटाया जाए एक तरह से। कैप्टन हैड लॉस्ट द सपोर्ट। और यही तो बड़ी, ये हमारे राजनीति की बड़ी बात होती है कि हमारे जो कुछ नेता होते हैं वो समझते हैं कि दे आर देयर फॉरएवर। 2017 में वही नेता कहते हैं कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, लेकिन जैसे ही सिद्धू को प्रोजेक्ट किया जाता है या जैसे ही सिद्धू आगे बढ़ जाता है, कैप्टन कहते हैं नहीं मैं ही रहूंगा। तो आई थिंक राहुल गांधी का काम किसने आसान किया है? ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी की ताकत बढ़ी है 5 सालों में। फर्क इतना हुआ है कि एमएलए जो थे इस बार पूरी तरह से कैप्टन के विरोध में बन गए थे और ये बात कैप्टन तक पहुंच नहीं पा रही थी, क्योंकि कप्तान के इर्द गिर्द कई लोग जो थे वो अभी भी कह रहे थे नहीं कुछ नहीं होगा, और कप्तान को लगा मेरे साथ मेरा डायरेक्ट संबंध एक है सोनिया गांधी के साथ। एक और बात मैं आपको आज बता दूं, प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम हमेशा लिया जाता है कि वो सिद्धू को प्रोजेक्ट कर रही है। ये गलत है। वो सिद्धू की एक तरह से हैंडलर बन गई है, क्योंकि सिद्धू को कंटेन करना या कंट्रोल करना बिल्कुल मुश्किल है और कोई दूसरा कोई कांग्रेस में कर नहीं पा रहा है। तो वो एक प्रियंका गांधी वाड्रा है। जब 2017 में सिद्धू रूट कर कह रहे थे कि मुझे उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, या फिर जब वो छोड़कर चले गए या मंत्री पद छोड़कर चले गए, अब जब वो एक बार फिर कह रहे थे मुझे अध्यक्ष बनाओ, प्रियंका गांधी वाड्रा तैयार थी एक तरह से सिद्धू को हैंडल करने, जो और कोई नहीं कर पा रहा था। ना राहुल गांधी, ना सोनिया गांधी, ना कोई उसे हैंडल नहीं कर पा रहा था। और कहीं ना कहीं कांग्रेस की डेस्परेशन थी कि अगर सिद्धू हमारे साथ नहीं रहे तो कहीं दूसरे पार्टी में जाए। ये भी एक सवाल था कि वो आप में चले जाए। हालांकि मुझे नहीं लगता इस बार वो आप में नहीं जाने वाले थे, लेकिन ये एक माहौल बनाया जा रहा था। तो मेरा कहना है कि ये एक, निखिल जब आपने शुरुआत में किया, एक लेसन है। जब आप एमएलए का सपोर्ट लूज करते हैं, आप जितने भी बड़े नेता हो, और कैप्टन ये मानना पड़ेगा पंजाब के नंबर 1 नेता थे, उन्होंने चुनाव लगातार जीते थे कांग्रेस के लिए एक ऐसे माहौल में जहां दूसरे राज्यों में बीजेपी जीत रही थी, लेकिन उनके लेजिस्लेटर्स का सपोर्ट वो खो चुके थे, इनएक्सेसिबल बन गए थे, जो एक तरह से हमेशा उनके खिलाफ क्रिटिसिज्म थी। लेकिन जब चुनाव आते आते एंटी इनकम्बेंसी बढ़ जाती है तो वो क्रिटिसिज्म और बढ़ जाती है कि ब्यूरोक्रेट्स की पकड़ में आ गए थे और अकालियों के खिलाफ ठोस कदम नहीं उठा रहे थे, was not following his agenda। एक मौका मिल गया एक तरह से कांग्रेस आलाकमान को
टू इफेक्ट द चेंज। मुझे नहीं लगता अगर लेजिस्लेटर्स, जैसे राजस्थान का उदाहरण लीजिए, आज कांग्रेस गहलोत के खिलाफ क्यों नहीं कुछ कर पाती, या छत्तीसगढ़ में जहां ये बात चल रही थी कि भूपेश बघेल को बदला जाएगा, 2.5 साल का रोटेशनल फॉर्मूला है टीएस सिंहदेव के साथ, वहां भी आलाकमान क्यों नहीं कुछ कर सकी, क्योंकि एमएलए राजस्थान में आज भी गहलोत के साथ है और छत्तीसगढ़ में बघेल के साथ। तो आई थिंक यू हैव टू रियलाइज, और ये एक टेल ऑफ टू हाई कमांड्स की इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि जब आपका हाई कमांड वीक होता है तो लेजिस्लेटर्स कैन डिक्टेट टर्म्स, बट जब आपका हाई कमांड मजबूत होता है तो इवन लेजिस्लेटर्स कैन नॉट डिक्टेट। आप मुझे कह रहे हैं कि बीजेपी में लोग चाहते थे कि भूपेंद्र भाई पटेल बने मुख्यमंत्री, लेजिस्लेटर्स का वोट लीजिए, इट विल नॉट बी भूपेंद्र पटेल, बट नरेंद्र मोदी जी इज सो पावरफुल इन बीजेपी टुडे, ही कैन इंपोज हिज चॉइस लाइक इंदिरा गांधी कुड, जो आज राहुल गांधी नहीं कर सकते हैं। पर बिकॉज एमएलएज वांटेड अ चेंज, राहुल गांधी वाज एबल टू इन अ सेंस इफेक्ट द चेंज जो 5 साल पहले नहीं कर पाते। ये मेरी निखिल मैं यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगा। राजदीप ने एक बात कही कि नेताओं को लगता है कि वो आ गए हैं तो यहीं रहेंगे। जिस पॉलिटिकल पार्टी में 1947 से प्रथा चली हो, उसमें एक परिवार ये सोच सकता है, तो क्या अमरिंदर नहीं सोच सकते या गहलोत नहीं सोच सकते? ये प्रथा है इस पार्टी की। सो द कांग्रेस पार्टी हैज टू स्टार्ट लुकिंग एट दिस वेरी एस्पेक्ट। ये इशू देखना पड़ेगा कि उसका सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट रिजेंटमेंट है, हमारा सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट ये एक परेशानी है। अमरिंदर को क्यों लगता है कि पंजाब मेरी बपौती है? क्योंकि वो कहता है कि भाई मैं रजवाड़ों के साथ रहा हूं, मैं राजीव गांधी का साथी था, मैं पुराने टाइम से नेतृत्व में हूं। वो एक एंटाइटलमेंट की फीलिंग अशोक गहलोत में है। ये फीलिंग बीजेपी के नेता में नहीं आती है, क्योंकि उसको पता है कि कल उनके यहाँ पे जो नेता जो था, कहीं पे एक छोटी सी बैठक कर रहा था, अगले दिन मुख्यमंत्री बन जाता है। वो एक एंटाइटलमेंट की फीलिंग बीजेपी ने और बुरी हालत तरीके से नेस्तानाबूद कर दी है कि साहब आपको जरा सा भी मौका मिला तो पूरी की पूरी कैबिनेट धो डाली जाएगी, सारे घर के बदल डालूंगा मैं। यानी मेरे को अगर एंटी इनकम्बेंसी या किसी का एंटाइटलमेंटशिप दिख रही है तो मैं पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बदल दूंगा। उसमें मैं मानता हूं राजीव जो कह रहे हैं कि एक ओवर पावरफुल हाई कमांड है, लेकिन ये एंटाइटलमेंट वाली फीलिंग जो बात है, ये कांग्रेस की डीएनए की प्रॉब्लम है। और जब तक वो डीएनए ठीक नहीं होगा तो आज पंजाब है, कल राजस्थान है, उसके बाद छत्तीसगढ़ है, अभी तो इतनी ही सरकारें हैं। नहीं, फैंटास्टिक पॉइंट, पर इसमें दो छोटे से पॉइंट मैं जोड़ता हूं। एक आपने कहा एंटाइटलमेंट, बिल्कुल, और यही मैं आपके सामने, क्योंकि हमेशा निखिल सौरभ कहते हैं कहानी बताइए, यही हुआ था आंध्र प्रदेश के टाइम पे, जब वायएस राजशेखर रेड्डी की डेथ हुई एक प्लेन क्रैश में, तब जगन रेड्डी और उनकी मां गए थे सोनिया गांधी से मिलने, और तब उन्होंने कहा था कि आप जगन जी को अध्यक्ष बनाइए। ये श्योर नहीं था कि उन्होंने कहा मुख्यमंत्री बनाए, बट पार्टी का आंध्र प्रदेश का अध्यक्ष बनाए। तब एक आंध्र प्रदेश था, तब सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी तो थी, हाउ कैन यू रिजेक्टेड इट, कहा कैसे बन सकता है जगन, कितने बड़े नेता है। तो जगन ने तब उस मीटिंग में कहा था, बट देन हाउ कैन राहुल गांधी बिकम, जब अगर राहुल गांधी बन सकते हैं, अगर गांधी परिवार बन सकता है अध्यक्ष, तो मेरा बेटा क्यों नहीं बन सकता, मिसेस रेड्डी ने उस मीटिंग में कहा था, और तब स्प्लिट हुई थी। तो ये जो एंटाइटलमेंट फीलिंग है, ये हर राज्य में है, आपकी बात सही है, हर पार्टी में, रीजनल पार्टी में तो और है, क्योंकि वो तो फैमिली एंटरप्राइजेस बन गए हैं, कोई और आ ही नहीं सकता है। बीजेपी में आप कह सकते हैं जरूर एंटाइटलमेंट कम है, लेकिन ये भी है कि क्योंकि आलाकमान इतनी मजबूत ताकतवर बन गई है, इसलिए वो अपने डिसीजन फोर्स कर सकती है। जब वाजपेयी अडवाणी जी का जमाना था, वो भी चाहते थे कि बदलाव हो, लेकिन शंकर सिंह वाघेला जैसे नेता तब बगावत कर सके गुजरात में, और आज कोई भी नेता गुजरात में बगावत नहीं कर सकता, क्योंकि आलाकमान मजबूत है। हमारा हाई कमांड कल्चर हर पार्टी में, ये आप उसे किसी भी तरह से देखिए, देयर इज अ हाई कमांड कल्चर जो रीजनल पार्टीज में फैमिली एंटरप्राइज की तरह है, कांग्रेस में एक तरह से फैमिली रन बिजनेस की तरह बन गया है, और बीजेपी में भी सुप्रीमो लीडर का कल्चर बन गया है। तो उस सुप्रीमो लीडर के कल्चर की वजह से आप मुख्यमंत्री आसानी से बदल पाते हैं, कमजोर मुख्यमंत्री भी रख सकते हैं, क्योंकि आपको लगता है वोट आपको मिलेगा, उस व्यक्ति को नहीं। ये हमारे, मुझे लगता है, राजनीति की एक परेशानी है कि वी हैव नो इनर पार्टी डेमोक्रेसी।
अंदर कोई पार्टी में इनर पार्टी डेमोक्रेसी बहुत ही कम है। आज विजयन भी एक तरह से केरला के एक सुप्रीमो बन गए सीपीएम। एक छोटा सा पॉइंट मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने इस चॉइस में एक बड़ा इंटरेस्टिंग एलिमेंट इसलिए भी डाला है। पंजाब में 54 सीटें के करीब 55 सीटें ऐसी हैं जहां 30% से अधिक वोट है दलितों का, और 45 के करीब ऐसी हैं जहां पे 20 से 30% है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमिना पंजाब में रहा है कि 2017 में जब कांग्रेस ने 21 सीटें जीती 34 में से, उस समय पे उसका वोट शेयर दलितों का रिजर्व सीटों में अनरिजर्व सीटों से कम था, जबकि 2012 में उसने 10 जीती 34 में से, उस समय पे उसका वोट ज्यादा था रिजर्व सीटों में अनरिजर्व के। तो ये जो एनॉमली है, कांग्रेस क्या कोशिश कर रही है कि अगर 99 सीट्स में हिंदू और सिख दलित अगर वोट मैटर करता है, हिंदू दलित जो था वो काफी समय से साथ रहा है कांग्रेस के। बीजेपी कांग्रेस जो है वो ये एनॉमली दूर करना चाहती है कि जो सीटें इनकी डोमिनेटेड हैं वहां रिप्रेजेंटेटिव वोट मिले और वो सीटें कांग्रेस के पास आए। ये एक कांग्रेस की क्लियर कोशिश दिख रही है कि उन्होंने एक तो मुख्यमंत्री बनाया, दूसरा अगर आप देखें तो वर्किंग प्रेसिडेंट लेवल पे सुखविंदर सिंह डैनी जो हैं उनको लाया गया है। यानी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में भी उन्होंने कहीं ना कहीं ट्वीकिंग ऐसी की है कि एक दलित वोट को एम्फेसिस दिया जा सके कि जो इलेक्टोरल एनॉमलीज आती हैं वो ना हो, कंसोलिडेटेड फॉर्म में वोट आए, और जहां डोमिनेंस है 117 में से 99 सीटों में, वो डोमिनेंस अपने आप को रिफ्लेक्ट करे। लेकिन निखिल आप इतिहास जानते हैं। मैं आपको एक क्विज क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे अभी तक उसका जवाब नहीं मिला है। क्या कभी भी इस देश में, क्या कभी भी देश में चुनाव के 6 महीने पहले किसी पार्टी या 3 महीने पहले किसी पार्टी ने जब मुख्यमंत्री बदला है वो पार्टी चुनाव जीती है क्या? ये मैं पूछ रहा हूँ। 3 months बिफोर एन इलेक्शन या 4 मंथ पहले। मैं भी एक सवाल पूछना चाह रहा था राजीव जी से। राजीव जी, जो आपने बात करी, बस एक सवाल, एक लाइन का सवाल है कि जो आपने जो बात करी राजीव जी, तो ये तो कांग्रेस को पहले ही कर लेना चाहिए था कि अगर ऐसा ही करना था तो चन्नी शुड हैव बीन देयर फर्स्ट चॉइस। चन्नी तो बाद में आए, जब ऐसा ही था, जब ये तो आफ्टर थॉट है ना कि जब चन्नी बन गए तब आप ऐसे सोच रहे हैं, पहले तो नहीं सोचा। इसलिए मैंने सर यूज किया लक बाय चांस। ये कोई ब्रेन वेव नहीं है, ये लक बाय चांस है। ये तो बात की बात है, दिस इज लक बाय चांस, बट समटाइम्स इन पॉलिटिक्स ऐसे ही होता है। पर मैं ये सवाल पूछ रहा हूं कि ये डज एनीवन हैव एन आंसर कि 3 महीने पहले जब किसी पार्टी ने अपना कैंडिडेट बदला है तो क्या उसने एंटी इनकम्बेंसी जो पिछले चीफ मिनिस्टर के खिलाफ थी पूरी खत्म करके वो चुनाव नए सिरे से जीत पाया है? क्योंकि मेरी जानकारी में, और आप निखिल ये आवर व्यूअर्स कैन आल्सो टेल मी, क्योंकि सुषमा स्वराज को आपको ध्यान होगा तब उन्होंने लास्ट मिनट को साहिब सिंह वर्मा के बाद उनको बदला था। इट डिड नॉट वर्क फॉर बीजेपी आल्सो इन दिल्ली, जो उस समय बीजेपी का गढ़ माना जाता था। राजदीप, इफ यू रिकॉल, देयर वाज वन जेंटलमैन नरेंद्र मोदी हु बिकेम चीफ मिनिस्टर इन 2001. 1 year. In 2002, in 2000, no, it was, I think, October 2001 he became. So he became October 2001. Elections were in December 2002. He had 15 months. और बीच में, but it was a mid-course horse. नहीं, mid-course is okay. 3 महीने पहले, मैं आपको कह रहा हूँ 3 महीने पहले। 3 महीने, see Rajdeep, 3 महीने। ये नहीं सर, मेरी बात ये है, ये जो हमारे, I think the Congress can feel happy about one fact. Yes. That its main rival, the BJP, is finished, is virtually nowhere in the scene. The Akalis have not generated great amount of incumbency for them, the eagerness among voters. Right. Because I think Amrinder Singh, what he did successfully for the Congress was turn वो जो कांग्रेस के खिलाफ गुस्सा था किसानों का एक एजिटेशन के जरिए, फार्म एजिटेशन के, वो पूरा एजिटेशन अमरिंदर सिंह ने, आप देखिए तो वो दिल्ली के दरवाजे पे लाके रख दिया। और उस कारण से क्या हुआ है कि बीजेपी के लिए कोई बहुत सिंपैथी नहीं आई, और कांग्रेस के लिए कोई बहुत ज्यादा उतनी बड़ी नाराजगी सरकार के में इस समय पर पंजाब में नहीं है, बारिंग द फैक्ट कि जट सिख वोट को कांग्रेस अब कैसे हैंडल करती है और इस दलित एडवांटेज को कैसे एक्सप्लॉइट करती है। लेकिन जितने भी ओपिनियन पोल्स आए हैं वो आम आदमी पार्टी को, इस समय जितने भी ओपिनियन पोल्स पंजाब के आए हैं वो आम आदमी पार्टी को नंबर 1 पोजीशन में रख रहे हैं। तो अभी तक ये पता नहीं है कि इन पूरे डेवलपमेंट्स का उस पर क्या असर होगा।
तो ये सब। और दूसरा जो मैं एक्स फैक्टर कहता हूं वो किसान आंदोलन है। अब निखिल क्या चर्चा हो रही है कि बीजेपी कोई अगले 1 महीने में कोई बड़ी अनाउंसमेंट करेगी किसानों को लेकर। उस अनाउंसमेंट के बाद क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी के करीब जाएंगे और फिर एक नया समीकरण आएगा, क्योंकि वो सबसे बड़ा एक्स फैक्टर है। 1 साल से लगातार जो एजिटेशन हो रहा है उसका, वो एजिटेशन किस डायरेक्शन में चुनाव के ठीक पहले जाएगा। तो अभी तक पंजाब का पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त जी। और इसी बाकी पिक्चर पे एक अंतिम सवाल मेरा डॉक्टर कुमार से था। आपका एक दूसरा एंगेजमेंट भी है, हमें बताया गया था। सर, हम ये समझना चाहते हैं कि इससे आप करेक्ट भी कर सकते हैं अगर मेरे सवाल में आपको कोई एरर लगे। अब तक हमने देखा कि पंजाब में जो समाज है वो कास्ट लाइंस पे बटा हुआ है, उसके बीच में फ्रिक्शन है, लेकिन कभी कोई लार्ज स्केल वायलेंस हुई नहीं है, उस तरह का कास्ट पोलराइजेशन हमने देखा नहीं। पहली बार हम वहां देख रहे हैं कि एक समाज से चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं, दूसरे समाज से एक डिप्टी सीएम आ रहे हैं, तीसरे समाज से दूसरे डिप्टी सीएम आ रहे हैं। ये पंजाब की तासीर के लिए कैसा है? 1। दूसरा सवाल ये कि अमूमन जब कोई नया कैबिनेट या कोई नया चीफ मिनिस्टर कहीं आता है तो हम अपने पैनल से पूछते हैं कि सीएम साहब तो हो गए, उनके कैबिनेट में 3-4 बड़े चेहरे होंगे, कौन से वो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट होंगे या पर्सन ऑफ इंटरेस्ट होंगे 1, 2, 3 लोग जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए। पंजाब में एक पूरी लिस्ट है, इसको किस तरह से अकोमोडेट करने के प्लान्स कांग्रेस के हैं? अगर उस बारे में कोई जानकारी हो तो। इन दोनों सवाल छोटे-छोटे। सबसे पहले आपके जवाब देने से पहले ये तो मैं पूछना चाहूंगा जो पैनलिस्ट हैं कि क्या एंटी इनकम्बेंसी है वो अमरिंदर सिंह की एंटी इनकम्बेंसी थी कि और सारे जो प्रॉमिसेस किए गए तो वो फुलफिल नहीं हुए उसकी वजह से एंटी इनकम्बेंसी है? ये जो सारा ठीकरा जो है कैप्टन के सर पे फोड़ा जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं ये भी हमें सोचना चाहिए कि सिर्फ कैप्टन ही नहीं है, वो जो इश्यूज हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जैसे वो गोलीबारी का मामला है या गुरु साहिब की बेदबी का मामला है, उसके बारे में क्या कर पाएगी 3 महीने के अंदर कांग्रेस? वो जो और सारे इतने बड़े बड़े वायदे किए गए, पंजाब तो देखिए ना, 2012 में अकाली दल ने कहा कि जितने भी भूमिहीन है सबको हम 5 मरला जमीन देंगे, और पंजाब की जमीन की कीमत आप जानते हैं। तो पंजाब में तो शेख चिल्ली के हसीन सपने जो होते हैं ना वो दिखाए जाते हैं, तो वो सपने कहां तक पूरे होंगे उस पे एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर करेगा। केवल कैप्टन को हटाने से एंटी इनकम्बेंसी खत्म नहीं होने वाली है। अभी जो चुनौती है ना चन्नी के पास, कैप्टन तो सीन से आउट होगा, लेकिन वो चुनौतियां प्रोफेसर साहब इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, जब आप चुनाव के 4 महीने पहले जब कैंडिडेट बदलते हैं, कहीं आपको तुरंत कोई इंस्टेंट फॉर्मूला नहीं होता है पॉलिटिक्स में आके आपको सक्सेस मिलेगा। और हर पोल आम आदमी पार्टी को क्यों आगे दिखा रहा है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 10 साल अकालियों को दिए, 10 साल 2 डिवीजन में कांग्रेस को दिए, यानी 20 साल चले गए। लेट अस ट्राई समथिंग न्यू, कोई अलग पार्टी, कोई नई पार्टी। अब आप आम आदमी पार्टी के सामने दूसरे चुनौतियां हैं कि आपके पास कोई सीक फेस है क्या आपके पास उस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन मुझे लगता है जो आप बात कह रहे हैं सही है। एंटी इनकम्बेंसी डज नॉट गेट रिमूव्ड ओवरनाइट। एमएलए के खिलाफ हो सकती है, मुद्दों के साथ हो सकती है, लेकिन ये जरूर है कि जब आप बदलते हैं तो कम से कम आपको लगता है कि आप लोगों के सामने एक नए मोमेंटम के साथ जा सकते हैं। लेकिन आसान नहीं है। पीपल विल जज यू फॉर 5 years, नॉट फॉर 3 months। पीपल विल से 5 सालों में आपने क्या बात पूरी कर लीजिए। हाँ, और फिर दूसरा तो आपने कहा कास्ट मोबिलाइजेशन, ये तो अभी देखने वाली बात है ना कि कास्ट मोबिलाइजेशन होती नहीं। हम लोग यहाँ दिल्ली में बैठ के या चंडीगढ़ में बैठकर अपना कयास लगाते रहे कि अब बस ये मोबिलाइजेशन हुई, चन्नी साहब आ गए, अब तो सारे दलित एक हो जाएंगे। इस तरह से अगर पॉलिटिक्स चलती तब तो बहुत कुछ हो जाता। पूरे बिहार में भी वो पूरे दलित आगे आ जाते और वो सब कुछ हो जाता। ऐसे नहीं चलती पॉलिटिक्स, अभी देखना पड़ेगा। और दूसरी बात जो आपने कही, तो ये इट वुड बी प्री मैच्योर टू सेलिब्रेट इट एज अ मास्टर स्ट्रोक, और ये गेम चेंजर, चन्नी बीइंग अ गेम चेंजर, ये सब बहुत ही प्री मैच्योर और बहुत ही इमैच्योरिश बात होगी अभी कहना, पहली बात। दूसरी बात जो आपने कैबिनेट की बात करी, तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि एक चीज तो साफ है कि कैप्टन साहब कैबिनेट बनने का इंतजार करेंगे। और अगर यहाँ पे गुजरात वाली बात तो यहाँ खैर होनी नहीं है, उसकी वजह तो राजदीप जी और सब बता चुके हैं। लेकिन यहाँ पे अगर कैबिनेट में अगर जो यहाँ के मठाधीश हैं, जो मतलब जैसे रंधावा हुए, उनको अगर आप हटाएंगे या आप बाजवा को हटाएंगे, इन लोगों को अगर आप हटाते हैं तो उसकी, क्योंकि यहाँ माझा के कुछ लोग माझा के दादा हैं, कुछ लोग मालवा के दादा हैं, कुछ लोग
दुआबा के दादा हैं। अगर आप इनको माझा ब्रिगेड जैसे 3 जो मिनिस्टर हैं, अगर आप उनको हटा देते हैं कैबिनेट से, उनपे कुछ लोगों पे आरोप भी हैं, कुछ मिनिस्टर्स पे बालू ये सैंड माफिया का और ये सारी चीजों का, अगर उनको हटाते हैं तो फिर वो अमरिंदर की झोली में जा सकते हैं, वो विद्रोही हो सकते हैं। हालांकि ये कहना कि आम आदमी पार्टी उनको लेगी, ऐसा नहीं है। आम आदमी पार्टी का यूएसपी क्या है? आम आदमी पार्टी का यूएसपी है कि भाई हमें भी मौका दीजिए, है ना। और पंजाब की जनता एडवेंचरिस्ट होती है, आपको पता है, वो ऑल्टरनेटिव देख रही है। 2017 में भी ऑल्टरनेटिव देख रही थी। ये तो अलग बात हुई कि जब सुचा सिंह को हटाया गया और जिस तरह से केजरीवाल एक हिंदू बनिया फ्रॉम हरियाणा ट्राइड टू प्रोजेक्ट हिमसेल्फ एज द फेस ऑफ पंजाब, तो इसलिए वो बुमरैंग किया। अगर आज भी वो एक क्लीन चेहरा ले आते हैं, जिनका कोई इतिहास ना हो, जिनका कोई ऐसा कुछ ना हो, तो वो आम आदमी पार्टी का यूएसपी ये नहीं है कि भाई उनका नेता कौन होगा। उनका है कि वो कैंडिडेट्स अगर साफ सुथरी छवि वाले को अगर टिकट देते हैं तो आम आदमी पार्टी अपने आप जीत सकती है, क्योंकि लोग जो हैं वो ऑल्टरनेटिव देख रहे हैं। ये 1997 से ये जो 2 पार्टी सिस्टम चल रहा था, लोग इससे उब चुके हैं, लोग ऑल्टरनेटिव की तलाश में हैं। और पंजाबी जो है, आपको पता है, मैं पंजाब से नहीं हूं, लेकिन पंजाबी हमेशा ऑल्टरनेटिव देखते हैं, है ना। वो एडवेंचर लेते हैं, उनको ये आदत नहीं है कि बस स्टेटस को में बने रहो। और उनको मिला क्या है? अभी पंजाब देखो तो इकॉनमी बिल्कुल डाउन जा रही है, कोई इकॉनमी की बात नहीं कर रहा। पंजाब का यूथ जो है बाहर जा रहा है, उसकी कोई बात नहीं हो रही। ये तो सत्ता की लड़ाई की बात हम लोग कर रहे हैं ना। लेकिन आम जनता को इससे क्या मतलब कि कौन मंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा? अगर आम जनता से, मैं तो, मेरे स्टूडेंट तो जाटसिक भी हैं, उनको इससे कोई लेना देना नहीं। वो तो ये कहते हैं कि ये तो सत्ता की लड़ाई हो रही है जी, कुर्सी की लड़ाई हो रही है। उनको अपने मुद्दों से मतलब है। और वहां पे उनको कहीं ना कहीं लगता है कि आम आदमी पार्टी कुछ ज्यादा ही साफ, मतलब ये कम से कम साफ सुथरी है, कम से कम ये टेंटेड नहीं है। जैसे अब ड्रग का मामला हो, सैंड माफिया हो, यहाँ तो तरह तरह के माफिया है ना, ट्रांसपोर्ट माफिया। आप जाइए ना पंजाब में, आप देखिए तो केबल माफिया, हर तरह के माफिया है। तो उसमें आम आदमी पार्टी अगर ऐसे कैंडिडेट्स को टिकट देती है जो इन लोगों से जुड़े ना रहे हो, तो वो जीत सकते हैं। आप देखिए ना, धर्मवीर गांधी जीते थे पटियाला से, उनका क्या इतिहास था? वो डॉक्टर थे, कोई उनकी पॉलिटिकल कोई एफिलिएशन नहीं थी, और वो जीत गए, है ना। एक शब्द है निखिल भाई, एक शब्द है, जैसे बंगाल में बंगाली एक्सेप्शनलिज्म की बात कही जाती है, हम अलग हैं बाकी राज्यों से, उसी तरह से आजकल पंजाबी एक्सेप्शनलिज्म की बात होती है, हम अलग है। क्योंकि बाकी उत्तर भारत ने जब बीजेपी को वोट दिया था, मोदी जी को वोट दिया था, तब लगातार 3 चुनाव में 2014, 2017 और 2019 पंजाब ने बीजेपी के विरुद्ध वोट दिया है। तो इन अ सेंस पंजाब कैन बक द ट्रेंड। इसीलिए मुझे लगता है आज आम आदमी पार्टी को अगर कहीं बेस्ट चांस है किसी भी राज्य में जो चुनाव आ रहे हैं, वो है पंजाब में। क्योंकि एक तरह से संगठन भी बन गया था 5 सालों से, दूसरी बड़ी चुनाव, और पीपल आर रेडी टू एक्सपेरिमेंट, लुक फॉर चेंज। मैं अभी भी पूछता हूं निखिल, मुझे अभी तक जवाब नहीं मिला है, when a government has changed the chief minister 3 to 4 months before election, has it ever won the election? ये क्विज क्वेश्चन है, अगर कोई मुझे इसका जवाब दे दे, इट विल बी ग्रेट। ऐसा कुछ याद तो नहीं आ रहा है, पर और सभी संकेत यही बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी पंजाब में आगे है बाकी प्रतिद्वंदियों से। पर चन्नी का आ जाना कांग्रेस में एक नई एनर्जी ला सकता है। हाँ, लेकिन अगर मास्टर स्ट्रोक वर्ड किसी ने यूज किया है तो वो कमलेश ने, मैंने नहीं। मैंने यूज किया है। मास्टर स्ट्रोक से मेरा मतलब ये नहीं तक चुनाव जीतेंगे। मास्टर स्ट्रोक से मैंने स्पष्ट कर दिया था कि आपके पास जो अवेलेबल कार्ड है, कांग्रेस हमेशा गलत कार्ड खेलती थी। इस बार उसने जैसे भी चुना हो, एक सही कार्ड चुना। हाँ, ये सही ऑल्टरनेटिव लिया, ये बात मैंने लक बाय चांस का अभी मानता हूँ। अगर वो किसी जटसिक को बना देते तो कुछ नहीं होता। सुनील जाखड़ से बेहतर कैंडिडेट हैं और इनसे भी बेहतर हैं, ये मैं मानता हूँ कि निखिल एक आखिरी, आपने इन पूरे इसमें सिद्धू क्या करेगा, ये तो किसी ने, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू मैं बहुत देर से अपना सवाल पूछने की कोशिश कर रहा हूँ सॉरी, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू इज द अनगाइडेड मिसाइल। वी डोंट नो किस दिशा में वो जाएंगे। अगले 3 महीने हैं, 4 महीनों में क्या करेंगे नवजोत सिंह सिद्धू? वो मिसाइल की ट्रेजेक्टरी बताने के लिए बहुत आप बताइए। आपने राहुल जी सिद्धू का चेहरा देखा जब वो चन्नी साहब जब वो एक पर एक वायदे के पिटारे खोलते जा रहे थे, सिद्धू साहब बगल में बैठे थे, उनके चेहरे को देखना चाहिए था जिस तरह से वो सारी डिकोडिंग राहुल जी कर चुके हैं। हिंदी में कहावत है कि कहीं ऐसा ना हो कि खाया ना पिया गिलास उड़ाया आटा ना।
मैं राहुल जी, मैं क्या समझना चाह रहा था, आप बिल्कुल जो राजदीप वाले सवाल है उसको बताइएगा साथ में। मैं दूसरी तरह से सोचने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत प्रीमेच्योर, अभी तो इलेक्शन हुए भी नहीं, हमें नहीं पता कौन लड़ रहा है और किसके चेहरे पे इलेक्शन जाएगा। लेकिन अगर इस थीसिस में अभी के लिए हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि वो एक अनस्टेबल कैरेक्टर हैं, जो एक बहुत ही जिसको कहते हैं एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन के लिए एक आइडियल व्यक्ति अगर वो नहीं है, यदि इसमें मानते हैं तो, ये मेरे शब्द नहीं है, अभी इस तरह की बात यहाँ पे चल रही थी, तो क्या कांग्रेस ऐसा कर सकती है कि उन्हें गुड ह्यूमर में रखते हुए साथ साथ में अपना एक लॉजिक बनाए और अपनी सरकार बनाए और चलाए, और उसके बाद भी मतलब सिद्धू किसी तरह से, मतलब मैं पूछ रहा हूँ कि क्या उनको बिना मुख्यमंत्री बनाए अकोमोडेट करने का कोई तरीका है कांग्रेस के पास? अब देखिए निखिल, ऐसा है कि जिस दिन वो कांग्रेस में शामिल हुए थे और कुछ दिनों बाद उन्होंने बयान दिया था कि कैप्टन कौन कैप्टन, मेरा तो एक ही कैप्टन है, उस दिन ये तय हो गया था कि उस दिन की कांग्रेस में उनके साइज की जगह नहीं है। और अब एक मुख्यमंत्री को हलाक करने के बाद सिद्धू साहब का कद तो बढ़ गया है, तो यानी कहीं उनका साइज और बड़ा हो गया है। अब कांग्रेस को वो जगह ढूंढनी होगी कि कांग्रेस ने अगर जो ये राजदीप का नॉन मास्टर स्ट्रोक है और कमलेश का जो मास्टर स्ट्रोक है, वो अगर कांग्रेस ने चला है तो क्या वो सिर्फ इस इलेक्शन के लिए है? क्योंकि अगर चुनाव हार गए तो ना रहे चन्नी ना सिद्धू, और अगर चुनाव जीत गए तो चन्नी को अगर हटा दिया जीते हुए मुख्यमंत्री को, तो क्या कांग्रेस दोबारा दलितों में वोट दिखाने लायक रहेगी? क्या कांग्रेस अपनी पॉलिटिक्स को खत्म नहीं कर देगी? वो कहेगी, क्योंकि दलित वोटर में सिग्नल ये जाएगा कि एक बार फिर दलितों का वोट लेकर के जट सिंह को दोबारा सत्ता सौंप दी गई। वही पॉइंट जो प्रोफेसर साहब उठा रहे थे। तो ये बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है कांग्रेस के लिए। इसीलिए मैंने कहा था शुरू में अपने पहले बयान में कि कांग्रेस ने ओल्ड से न्यू की तरफ एक कदम उठाया है, बहुत डर डर के, बहुत झिझक करके। ये अच्छी बिगिनिंग है, बट दिस बिगिनिंग, ये बिगिनिंग शुरुआत जो की है, इसको परसिस्ट करना होगा। इसमें सिद्धू साहब के सर पे ये जिम्मेदारी डालनी होगी कि आपके कहने पे हमने कैप्टन को हटाया है, और कैप्टन को हटाने के बाद जो खामियाजा जट सिंह का है, आपको उस वोट को हमारे तक लाना होगा। चन्नी जो है वो दलित वोट लाएंगे, बाकी वोट अट्रैक्ट करेंगे। सिद्धू के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो जट सिंह वोट लाएं। कांग्रेस सत्ता में आ जाती है, कांग्रेस इस सवाल का जवाब तब ढूंढेगी। उसको कांग्रेस को इस समय नहीं ढूंढना है। इस समय पे कांग्रेस को जवाब नहीं ढूंढना, इस समय में सिद्धू साहब को जमीन ढूंढनी है। बट निखिल वेरी क्विकली, आपके पास भी आ रहा जी। सिद्धू एक डबल एज शॉट है। आपने अनरिलायबल हमने कहा, ये सब है, लेकिन वो पॉपुलर है। आप जानिए लोकप्रिय है। आप जितने भी सर्वे, जैसे जो सर्वे कहते हैं कि आम आदमी पार्टी नंबर 1 है, वो ये भी कहते हैं कि सिद्धू बहुत पॉपुलर लोकप्रिय नेता है। सवाल ये है कि क्या, जैसे प्रशांत किशोर जैसे लोग कहते हैं कि हर चुनाव जो है एक तरह से प्रेसिडेंशियल बन गया है, आपको चेहरा लोगों के सामने रखना पड़ता है। क्या सिद्धू ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर हटकर डायरेक्टली वोटर से कनेक्ट कर सकते हैं और 5 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको खत्म करके एक तरह से लोग सिद्धू एक एक्स्ट्रा वोट क्या वाकई ला सकते हैं कांग्रेस के लिए, या ये केवल एक तरह से मीडिया में चल रहा है? क्योंकि अभी तक तो ये अनटेस्टेड है। अभी तक जितने चुनाव पंजाब में कांग्रेस जीती है, अमरिंदर मुख्यमंत्री थे। अब क्या वाकई सिद्धू इज दिस प्रेसिडेंशियल लाइक फिगर, एक इतने करिश्माई फिगर है कि अपने वो बलबूते पर चुनाव जीत सकते हैं? इसीलिए मुझे लगता है आपने कहा कि कांग्रेस क्या अकोमोडेट, कांग्रेस ने तो कर ही दिया ना। आपने सिद्धू को अध्यक्ष बनाया, लेकिन किसी और को मुख्यमंत्री बनाया। अब जब पोस्टर लगेंगे पंजाब में, चन्नी का तो फोटो आपको लगाना पड़ेगा। यू कैनॉट ओनली हैव सिद्धूस फोन। तो इन अ वे कांग्रेस ने मैनेज करने की कोशिश की है, बट एज अजहरुद्दीन फाउंड इन 1996 और कई इंडियन कप्तान आपको कहेंगे, सिद्धू को मैनेज करना आसान नहीं है, नामुमकिन नहीं है, लेकिन आसान भी नहीं है। तो ये बड़ी चैलेंज है। और सिद्धू पॉपुलर नहीं है, सिद्धू पॉपुलर नहीं है। कांग्रेस ने बना दिया है सिद्धू को एक पॉलिटिकल फिगर, नहीं तो उनकी कोई पॉपुलैरिटी नहीं रही है पंजाब में। ये आप बड़ी बात कर रहे हैं। यू आर सेइंग कि सिद्धू पॉपुलर नहीं है। नहीं, वो तो कांग्रेस में आने के बाद और अमरिंदर से उनकी टकराव के बाद वो एक पॉलिटिकल फिगर बने, नहीं तो सिद्धू की कोई पॉपुलैरिटी नहीं है पंजाब में। नहीं, पर ये नहीं मानते आप कमलेश की एक एंटी बादल, जो सिद्धू ने एक बड़ा
जो मुद्दे उठाए, जिस तरह से बादल गवर्नमेंट को टक्कर दी या कहा कि आई एम सिंबल ऑफ एंटी करप्शन, एंटी बादल, जो अमरिंदर नहीं कर पाए। एक बात माननी पड़ेगी कि एक लगा के उसके मल्टीपल फैक्टर्स है सर, उसके मल्टीपल फैक्टर्स है। नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आप कह रहे हैं, जब पोल्स कहते हैं कि सिद्धू इज पॉपुलर, खासकर की यंगर सिख जनरेशन में जनरेशनल चेंज जो चाहती है, क्या आप कह रहे हैं वो सब गलत है? गलत है। अभी भी नवजोत सिंह सिद्धू ने क्या किया, उसने अकालियों की बुराइयां उतनी नहीं उजागर की, उसने एक्चुअली कांग्रेस की सरकार की, अमरिंदर सरकार को ज्यादा बदनाम कर दिया। वो तो पिछले एक साल, वो जो तो अभी चुनाव में तो पिछला एक साल ज्यादा याद रहेगा कि 4 साल पहला वाला। नहीं, सिद्धू इज शोइंग हिमसेल्फ एज एन आउटसाइडर। आई एम एंटी एस्टैब्लिशमेंट, कि मैं आउटसाइडर हूं। जो बदलाव की जो भावना आज आम आदमी पार्टी को आगे ले जा रही है, सिद्धू इज ऑल्सो कॉलिंग हिमसेल्फ अ चेंज एजेंट। मैं पूछ रहा हूं, क्या है कि पॉलिटिकल सैटेलाइट्स को वोट नहीं मिलते। पॉलिटिकल सैटेलाइट्स जो है, सिद्धू अगर सोच रहे हैं कि अलग प्लैनेट सोलर सिस्टम बना के रहेंगे, वो बीजेपी से नाराज होकर इसीलिए गए, कांग्रेस में आए, अमरिंदर से अलग हो गए। अब अगर आप कह रहे हैं कि वो चन्नी से भी अलग एक कोशिश करेंगे, आई डोंट थिंक दैट द पंजाब वोटर विल बी एबल टू, इतना पंजाब वोटर आइडेंटिफाई कर सकेगा कि सिद्धू साहब क्या कर रहे हैं। इसीलिए मैं कहूंगा कि लॉन्ग टर्म में कांग्रेस ने जो दांव चला है, उसको अगर कांग्रेस ने खराब किया तो कांग्रेस के लिए बहुत लॉन्ग टर्म रिपरकशन हो जाएंगे, क्योंकि अमरिंदर को हटाने का और बाद में अगर जीत गए तो चन्नी को हटाने का खामियाजा कांग्रेस के लिए। मुझे नहीं लगता अगर कांग्रेस जीतती है आप चन्नी को नहीं हटा सकते। दैट इज माय व्यू। अब आखिरी कमेंट्स हम लेने वाले हैं इस सत्र के लिए, और आखिरी सवाल मेरा कमलेश जी आपके लिए था। मैं आपसे पूछने ये वाला था कि कांग्रेस ने अब एक नया लॉजिक इंट्रोड्यूस कर तो दिया है, वो पहले सोचा या आफ्टर थॉट था, अब उस बहस से हम आगे आ गए हैं, उन्होंने एक नई चीज कर दी है। ये किस तरह से प्रभावित करता है पंजाब में जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं या जो फ्रंट रनर्स हैं अभी सर्वेस के हिसाब से, आम आदमी पार्टी वगैरह, उनके प्रोस्पेक्ट्स को किस तरह से अफेक्ट करता है? क्या उनके पास अभी टाइम है अपनी स्ट्रैटेजी को रीथिंक और रीजिक करने का? ये मेरा अंतिम प्रश्न आपसे होने वाला था। लेकिन सबसे नई बात जो इस सेशन में मैंने सुनी वो यही थी कि सिद्धू इज नॉट पॉपुलर। मैं चाहूंगा कि आप उसको भी इलैबोरेट प्लीज करें। मैंने शुरू में भी बोला था, ये क्या है कि पंजाब में इसके इलेक्शन पे कितना इम्पैक्ट होगा इलेक्शन के बाद पता चलेगा, पर पंजाब की पॉलिटिक्स पे इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होंगे। किसी मेन स्ट्रीम पार्टी ने किसी भी दलित लीडर को, ऐसी कम्युनिटी के किसी रिप्रेजेंटेटिव को जिसकी इतनी संख्या हो, उस पर दांव नहीं खेला था। और ये पॉलिटिक्स चलती आ रही थी, ये अनयूजुअल थी, अननेचुरल थी। अभी जो हुआ है इसका इम्पैक्ट सबसे पहले जो दलित राजनीति है वहां की, पंजाब की, उस पर तो होगी ही। सबसे बड़ा इम्पैक्ट इस बात पे होगा कि इसका कोई खुल के ऑपोजिशन नहीं कर पाया है। बाय द वे, ये सबको पता है कि चरणजीत चन्नी जो है वो नवजोत सिंह सिद्धू के कैंप में थे और कैप्टन गुस्सा हैं, पर वो स्पष्ट नहीं बोल सकते। कोई भी आदमी इस बात का चांस नहीं लेगा कांग्रेस के अंदर कि वो, जैसे रंधावा दुखी हुए बाय द वे, जो कि पहले सूचना शायद उनको दी गई थी या जो भी हो, पर वो खुलकर कोई नहीं आ सकता। इसको स्वीकार करना एक तरह से उनकी राजनीतिक मजबूरी हो सकती है। पर जैसे भी हो, बाय हुक और क्रुक, एक आदमी एक पॉलिटिकल चांस से ऐसी जगह पे पहुंच गया है जहां से कि अपनी पार्टी की नहीं, दूसरी पार्टियों के भी तस्वीर बदल सकती है आगे चलकर। जिस तरह की अब रह गई बात सिद्धू साहब की, सिद्धू साहब बिल्कुल पॉपुलर लीडर नहीं थे। कांग्रेस में जाने के बाद और अपने वक्तव्यों से वो सिर्फ एक चेहरा बन गए थे। एंटी बीजेपी पहले, मतलब एंटी बीजेपी नहीं कहूंगा मैं, एंटी अकाली दल पहले, और फिर बाद में एंटी अमरिंदर। इन्होंने, अब ये उनके रिफ्लेक्शन के हिसाब से बड़े होते गए। जैसे जैसे उनके प्रति गुस्सा बढ़ा, इनकी साइज बढ़ती गई। इनका अपना लाइट नहीं है, ये रिफ्लेक्टेड लाइट में चमक रहे हैं। अभी इनकी लाइट बड़ी हो गई बिकॉज वो कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस ने उनको भाव भी दे दिया। हो सकता है कि अमरिंदर सिंह ने बहुत दिनों तक बर्दाश्त किया, कांग्रेस को भी लीडरशिप चेंज चाहिए होती थी। कांग्रेस ने जो इन पे दांव खेला था, अंत समय में उससे पीछे हटके कांग्रेस ने एक अच्छा डिसीजन लिया है। चूंकि जैसा राजदीप सर ने बोला, दुधारी तलवार है ये खुद को भी काट सकते हैं इस तरफ अगर आ जाए तो, इस हिसाब से। और ये बात सत्य है कि ये इनको हरीश रावत ने बाय द वे स्टेटमेंट दिया था कि कांग्रेस चुनाव नवजोत सिंह सिद्धू के नेतृत्व में लड़ेगी। अंदर से ही आवाजें उठने लगी कि ये गलत बात है, अभी नहीं बोलना चाहिए आपको।
आप समझ लो रेजिस्टेंस, उसको रेजिस्ट करने वाले उसी मोमेंट आ गए थे, सुनील जाखड़ से शुरू करते हुए। चुनाव के बाद अगर इनकी किस्मत हो, अगर वो जीत जाते हैं तो सवाल ही नहीं है कि सिद्धू अब उतने ताकतवर रहेंगे। दूसरी बात, अगर चुनाव हार भी जाते हैं तो फिर सिद्धू कहां के रहेंगे? अगर हम ये कहते हैं कि चन्नी का क्या होगा, तो सिद्धू कहां के रहेंगे? एक बार अगली पंक्ति में आदमी चला जाए, उसको पीछे लाना बहुत कठिन होता है। मैं आपको एक आखिरी कहानी सुनाता हूं निखिल, आपके दोस्त नवजोत सिंह सिद्धू की पर्सनल स्टोरी है। 2007 में मैं CNN IBN में था और कमलेश जी भी तब उसी चैनल में थे, मेरे दोस्त। और हम लोग 2007 का वर्ल्ड कप था, तो हम चाहते थे कोई ऐसे फिगर लाए जिससे TRP हमारी बढ़े। तो खास करके क्रिकेट का वर्ल्ड कप था, तो कोई क्रिकेटर को लाए। तो हमने सिद्धू के साथ बातचीत की। सिद्धू उस समय दूसरे चैनल में काम करते थे, लेकिन उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ था। तो हमने लंबी बात की, पूरी कॉन्ट्रैक्ट्स भी एक तरह से तैयार हुए, उनके लॉयर से बात हुई, वो दस्तखत के लिए भी थे, उन्होंने हमारे साथ प्रोमो भी शूट किया। और ये सब करने के बाद वो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट था वो लेकर वो उसी दूसरे चैनल के पास गए और वहां उनको 20% ज्यादा एक तरह से उनको इंक्रीमेंट एक तरह से मिल गया और वो दूसरे चैनल में चले गए। हालांकि उन्होंने प्रोमो हमारे साथ किया था। तो देखिए सिद्धू कहां जाएंगे, किस तरफ जाएंगे, क्या करेंगे, मुझे लगता है कांग्रेस में भी एक डर है। इसीलिए सिद्धू को कंट्रोल करना, जैसे मैंने कहा, आसान नहीं है, नामुमकिन भी नहीं है, लेकिन आसान नहीं है। एंड दैट इज वन ऑफ द एक्स फैक्टर्स, क्योंकि अध्यक्ष जब वो पार्टी के आपके बनते हैं तो एक तरह से उनकी भी एक इमेज होगी चुनाव के टाइम पे। और क्या वो सबको साथ लेकर, क्रिकेट इज अ टीम गेम, पॉलिटिक्स इज ऑल्सो एट टाइम्स अ टीम गेम, इंडिविजुअल्स आर इंपॉर्टेंट बट पॉलिटिक्स इज अ टीम गेम। कैन सिद्धू प्ले अ टीम गेम इन पंजाब? That is a huge question mark for the Congress, particularly party like the Congress, जहां सब रीजनल सत्रह बहुत होते हैं, सबको साथ लेकर करना पड़ेगा, आसान नहीं है। सिद्धू हैज अ बिग चैलेंज। वन थिंग टू अच्छे वक्ता होना एक चीज होती है, किसी को एक तरह से टारगेट करना, लेकिन लोगों को साथ लेकर जाना इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिक्स। सिद्धू विल नॉट फाइंड इट इजी इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। चलिए, ऑन दैट नोट हम नेता नगरी के इस सत्र को कंक्लूड कर रहे हैं। शुक्रिया राजदीप जी आपका, आपने भी वक्त दिया, और डॉक्टर कुमार आपका भी। आपसे हमने थोड़ा ज्यादा वक्त ले लिया जितने की बात हुई थी। अगली बार जब पंजाब पर बातचीत होती है तो हम आपको दोबारा तकलीफ देना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच। नेता नगरी के इस सत्र में बात होगी उत्तर प्रदेश की, जहाँ पे एक बहुत बड़ी घटना की जानकारी इस हफ्ते हमें मिली है। महंत नरेंद्र गिरी की मृत्यु हुई। उनके कमरे से एक सुसाइड नोट उसके बाद मिला, जिसमें उन्होंने अपने ही शिष्य पर आत्महत्या को उकसाने का आरोप लगाया है। ये एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं है, इससे तमाम चीजों पर बात करने का मौका मिला है हमें कि उत्तर प्रदेश में किस तरह सियासत, धार्मिक संगठन और धार्मिक संगठनों पर जो उनकी हायरार्की में बहुत ऊपर तक जो लोग पहुंच जाते हैं, उनके बीच किस तरह का गठजोड़ है, और इसीलिए ये मामला इतना कंट्रोवर्शियल हो गया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं कमलेश किशोर सिंह, राहुल श्रीवास्तव, और अभी थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे हमारे साथ हिमांशु मिश्रा भी। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का। सर, जो घटना हो गई है, दर्शक वाकिफ हैं, क्या हुआ, किसकी मृत्यु हुई है, उसने किस पे आरोप लगाया है, और पुलिस ने जो प्रिलिमिनरी उनकी फाइंडिंग्स हैं वो शेयर कर दी हैं लगातार। ललन टॉप अपने बुलेटिन में भी और दूसरी कवरेज में भी उसको दर्शकों से शेयर कर रहा है। हमें समझ रहे हैं कि इसी घटना पर चलने से पहले क्या हम थोड़ा वक्त ये समझने में लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में और देश की राजनीति में भी अखाड़ों का सिग्निफिकेंस क्या है और उनके बीच अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स किस तरह से चलती है? कमलेश जी। मैं तो अभी तो उत्तर प्रदेश में खास करके सिग्निफिकेंस इसका ये है कि अभी जो उत्तर प्रदेश का शासन है वह एक मठ के महंत के हाथ में है। वो गोरखनाथ पीठ के महंत हैं ही। जब मुख्यमंत्री हुए तो भी उन्होंने उसे नहीं छोड़ा, क्योंकि वह एक तरह से एक बहुत प्रभावशाली मठ है पूर्वोत्तर भारत का और पूरे मतलब गोरखनाथी पंथ का। ये जो उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में, दक्षिण में विशेषकर राजनीति में मठों का, अखाड़ों का बहुत प्रभाव रहता है। जब BS येदियुरप्पा जो हाल ही में मुख्यमंत्री पद से निवृत्त हुए, उन पर भी दबाव था वो इस्तीफा दें, तो वो बार बार जो है वो मठों के स्वामियों को लेकर, खास करके अपने लिंगायत समुदाय के, उनको लेकर आते थे और एक पब्लिक डिस्प्ले होता था कि उनके ऊपर इनका वरद हस्त है।
उत्तर प्रदेश में भी खास करके जो महंत नरेंद्र गिरि थे, इनका पहले कांग्रेस के साथ भी अच्छा संबंध रहा था उनकी राजनीति में। इनका समाजवादी पार्टी के साथ बहुत अच्छा संबंध था, मुलायम सिंह के साथ अच्छा संबंध था। और जब से भाजपा आई थी तो भाजपा के साथ भी उनके अच्छे संबंध थे, और इस बार तो उन्होंने भाजपा का खुलकर समर्थन भी किया था। एन चुनाव के पहले ऐसा हो जाना तो लोग इसके राजनीतिक प्रभाव के ऊपर प्रकाश डाल रहे हैं, पर मैं समझता हूं अभी हम लोग हू डन इट में, मिस्ट्री में उलझे हुए हैं कि ये मृत्यु थी, आत्महत्या थी, क्या हुआ, हत्या थी, और किस तरह का ब्लैकमेल हो रहा था उनका। संतों को ब्लैकमेल करना बहुत आसान तो होता नहीं है, ऐसी चीजों में वो संलग्न ही नहीं होते जिनके आधार पर आप उनको ब्लैकमेल कर सकें। वो उस तरह के सवाल ज्यादा हैं। राजनीति पर मुझे नहीं लगता कि इस घटना का क्या असर पड़ेगा, पर प्रभाव अखाड़ों का हमेशा से रहा है, खास करके भाजपा के उदय के बाद वह और भी मजबूत हुआ है, क्योंकि वो सभी मुखर हुए हैं राजनीतिक पार्टियों को समर्थन देने में। राहुल जी, इसी सवाल को लेकर के हम आपसे भी, मतलब बिल्कुल मैं इसी सवाल पर आपकी प्रतिक्रिया चाह रहा हूँ। साथ में मैं नहीं जानता कि ये बात कितनी सही है, लेकिन हमें रेंट सीकिंग स्ट्रक्चर की भी बात चलती है कि अखाड़ों का जो अपना प्रभाव है, चाहे वो जनरल लाइफ पे हो, मतलब सीधे सीधे वो पॉलिटिक्स में कैंपेन करते हुए तो आपको नहीं दिखते हैं, लेकिन सरकार जिस तरह से काम करती है उसमें उनकी अपनी भूमिका है, और अलग अलग स्फेयर्स में लाइफ के और सरकार के भी। और फिर बाद में ये होता है कि चूंकि वो सरकार के कुछ फंक्शंस को उस या तो उनकी मदद कर देते हैं, तो फिर एक रेंट सीकिंग वाली बात भी आती है कि फिर वो उस चीज को बाद में भुनाना भी चाहते हैं। क्या इसलिए उत्तर प्रदेश में और देश के दूसरे हिस्सों में भी हम देखते हैं कि पॉलिटिक्स और धर्म मत गया है अखाड़ों के चलते? निखिल, आपको इशारा किया कमलेश ने कि इस समय पे आपके राज्य के मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के हैं वो एक मठ के मुखिया, और ये बात अगर उनका इशारा समझिए तो ये है कि कहीं ना कहीं मठ और पॉलिटिकल मैथ दोनों में बहुत कोरिलेशन हो गया है। अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी है बीजेपी, उसका मैं इतिहास ट्रैक करूं उसके राइज का, 1980 में बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी जनसंघ से बीजेपी बनती है। 84 में पूरी तरह रौंद दी जाती थी कांग्रेस के द्वारा, क्योंकि इंदिरा जी की मृत्यु के कारण राजीव गांधी एक अभूतपूर्व वर्डिक्ट मैंडेट लेकर के आते हैं। उसके बाद में राजीव गांधी कुछ गलतियां करते हैं, शाबानो केस होता है और वो हिंदू वोट का दोबारा मोह उनको छाता है। तो 1986 में जब मंदिर के दरवाजे खोले जाते हैं पूजा के लिए, तो राजीव गांधी के मुंह से उफ नहीं निकलती। और उसके बाद 1990 का जो चुनाव, 1989-90 का जो चुनाव था, उसका आगाज वो अयोध्या से करते हैं। उसी समय पे, उसी साल में अगर आप थोड़ा पीछे चले जाएं तो मुझे याद है कि मैं बहुत नया रिपोर्टर हुआ करता था, कुछ ही साल हुए थे, और इलाहाबाद मेरा जन्म हुआ था कमला नेहरू अस्पताल में। तो चूंकि मैं ननिहाल में था और ननिहाल से मैं उस समय वहां कुंभ हो रहा था, तो वहां पे 1 फरवरी को संत सम्मेलन को के दिन वहां पे एक बहुत बड़ा आयोजन था। उस बहुत बड़े आयोजन में विश्व हिंदू परिषद, जो कि 1954 में स्थापित हुई थी, उसने एक कार्यक्रम करा था जिसमें उसने मठ, बाबा, साधु, संत, पंडित सब जोड़ करके राम मंदिर का मुद्दा उस दिन उसने जिस तरह से उठाया था कि देवोत्थान एकादशी जब होगी उस दिन पे मंदिर का शिलान्यास किया जाएगा। वो मंदिर का शिलान्यास उस दिन की बात देखिए, और आज के मंदिर का कंस्ट्रक्शन जो हो रहा है वो देखिए। इसके बीच में एक सक्सेस स्टोरी है, मंदिर की तो हो सकती है, लेकिन उसके बीच में पॉलिटिकल स्टोरी, बीजेपी की पॉलिटिकल सक्सेस स्टोरी है। तो आप ये मठ और गॉडमैन और बाबा, साधु, महंत, इनको राजनीति से बिल्कुल भी पिछले 30 सालों के इतिहास में कोई तरह का विच्छेद हो ही नहीं सकता। ये राजनीति में आप कैसे आए हैं कि अगर इतिहास में थोड़ा पलटे तो रामविलास वेदांती भी थे, वो भी सांसद बन करके आ गए थे। आप साक्षी महाराज को देखिए, वो भी महाराज हैं साहब, वो चुनाव लड़ते हैं, उनके ऊपर आरोप लगे, मगर बीजेपी की वजह से साध्वी प्रज्ञा है, वो साध्वी है, गेरुआधारी हैं, मगर वो गांधी जी तक पे बयान दे जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको डांट डपट करके चुप रहने को कहा जाता है, उनकी सांसद ही नहीं जाती। साहब, गेरुए में बहुत दम है। इसके अलावा ये जहां तक इस मठ की बात है, इस मठ का पॉलिटिकल इंपैक्ट ज्यादा अगर होता
अगर हत्या हो जाती, अगर ये हत्या निकलता या निकले, तब जाकर के थोड़ी बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बनेगा। क्योंकि देखिए, सीबीआई थोड़ी घिसट घिसट के प्रोब करती है, और कहीं कुछ महीने बाद ये कहीं अगर ये हो जाता है कि हत्या थी, तब ये परेशानी का होता है। क्योंकि ऑपोजिशन जो है उसमें भी इनके भक्त हैं। अखिलेश यादव को जनवरी के महीने में, जब साल की शुरुआत में कोविड हुआ था, तो खबर यही थी कि वो महंत नरेंद्र गिरी के पास गए थे, उनको कोविड था और उनसे उनको कोविड मिला। तो भक्ति वहां भी है। अभी जब कुछ दिनों पहले जमीन के बेचने और खरीद फरोख्त की बात हुई थी इस मठ के द्वारा, अखाड़ा परिषद के द्वारा, के हेड के द्वारा, और उसी समय पे पॉपुलेशन बिल जो आ रहा था बीजेपी की सरकार का उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर के कुछ कड़वे बयान दिए थे महंत नरेंद्र गिरी जी ने। तो कांग्रेस के तमाम मुस्लिम नेता जो थोड़े दिन उस दिन प्रोटेस्ट कर रहे थे, वही अभी मैंने देखा 3 दिन पहले उनको श्रद्धांजलि दे रहे थे। तो क्या है कि लॉ एंड ऑर्डर का रिफ्लेक्शन खराब हो जाता है। योगी जी का एक क्रेडिट है कि उन्होंने पोलराइज करा है, जैसे पूरी स्टेट की पॉपुलेशन को अपने लॉ एंड ऑर्डर के इशू पे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे डाई हार्ड सपोर्टर हैं कि लॉ एंड ऑर्डर उनके राज्य में इंप्रूव हुआ है, वो सेटबैक हो सकता था। लेकिन ये सुसाइड की थ्योरी जो है, कम से कम उनके लिए एक प्रोटेक्शन ऑफर करती है। इसका इंपैक्ट नहीं होगा। लेकिन क्या है कि इस धर्म से रिलेटेड राजनीति में, जहां मठ और मंदिर और गेरुआ और साधु और पंडित किसी पार्टी की तरफ वोट मांगते हैं, किसी पार्टी के लिए वोट मांगते हैं, जैसे कि कुछ मौलवी मुल्ला फतवे जारी करके लोगों को वोट किसी को ना देने को कहते हैं, एक का जाना भी एक बुरी खबर है। दूसरा, अगर आप आज की तारीख में तमाम मठ मंदिर देखें, तो उनके अंदर चल रही जमीन और जायदाद और पैसा और रुतबा और मठाधीशी का जो झगड़ा चल रहा है, अगर आप देखें, थोड़ा सा रिसर्च होए, तो करीब 14-15 हाल में मर्डर हुए हैं ऐसे ही, या हत्याएं हुई हैं, या कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें इन मठों के झगड़े जो हैं वो बहुत प्रखर होके आ रहे हैं। एक पॉइंट और मैं ऐड करूंगा कि कहीं ना कहीं ये जो गतिविधियां, ये जो केस हुआ है, अगर इससे मठों की बदनामी होती है या हिंदू धर्म की, आपको याद होगा कि आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में जब मठों का करीब 7 से 10 अखाड़े बनाए थे, तो उस समय उनका जो प्रयोजन था वो अलग था। आज की तारीख में साधु संसारी ज्यादा दिख रहे हैं। ये भी एक बीजेपी जैसी पार्टी जो कि उनका वोट लेती है उनके थ्रू, उनके साथ खड़े होकर के, उसके लिए भी खबर खराब है। क्यों? अभी कुछ साल पहले 2002 में ये खबरें आती थी कि अयोध्या में बहुत सारे मंदिर और मठ हैं, रणवीर सेना के लोग बिहार में क्राइम कमिट करके उत्तर प्रदेश में अयोध्या में आके मंदिर मठों में बस जाते थे। तो उस समय पे एक सर्वे कराया गया कि जो वहां के मंदिर हैं, वहां के रह रहे साधु में, प्रवासी साधुओं में कितनों के खिलाफ क्रिमिनल केस है। आपको हैरानी होगी कि करीब 1200 मंदिर मठ का जिनका सर्वे किया गया, उनमें से करीब 3-3.5 हजार जो मंदिर साधु और महंत वहां रहते थे, उनमें से 48% के खिलाफ क्रिमिनल केसेस पाए गए थे। और एक बहुत बड़े महंत जी, जो कि एक बड़े अखाड़े के मुखिया थे, राम मंदिर में बहुत जुड़े हुए थे, उनके खिलाफ भी केस निकला था कि उनके खिलाफ भी क्रिमिनल केस है। ये एक अच्छी खबर नहीं है। लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल रिलीजियस धर्म और राजनीति की जो साठगांठ है, उसके लिए अच्छी खबर नहीं है। क्योंकि इस तरह की खबरों से जो विश्वास करके किसी मठ में विश्वास करते हैं और उसी विश्वास पे वोट देते हैं, उनके लिए ये कहीं ना कहीं डिरेलमेंट कर सकता है, कहीं ना कहीं पटरी उतार सकता है। हमारे साथ आशीष जी भी जुड़ गए हैं। मैंने माफी चाहता हूं, मैंने हिमांशु मिश्रा कहा था, आशीष मिश्रा हैं। सर, राहुल जी अभी कह रहे थे कि 15-16 ऐसे केसेस हैं। हमारी रिसर्च कहती है कि 42 साधु संतों की मृत्यु की खबर है, कोई सुसाइड है, कोई मर्डर है, किसी को कहीं मार के फेंक दिया। और प्राइमरीली जितने केसेस हमने दिखवाए, मतलब आज सुबह से अभी तक के, ज्यादातर में यही दिख रहा था कि संपत्ति है या गद्दी है, उसको लेकर के ये सारी घटनाएं हुई हैं। हमारे जो दर्शक नहीं समझते हैं कि मठ किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से वहां पे व्यक्ति का प्रमोशन होकर के वो महंती तक के कैसे पहुंचता है, पहली चीज। दूसरा, जब सब कुछ त्याग ही दिया है तो इनकी संपत्ति को लेकर के इतना झगड़ा झांसा क्यों होता है? क्या आप हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा समझा के बताएंगे? देखिए, ये जो पूरा विवाद है वो संपत्ति से ही जुड़ा हुआ है। सारे, चाहे मर्डर हो रहे हैं, चाहे वो
ये लोग अथाह संपत्ति पे संपत्ति बनाने की कोशिश करते हैं। बगमरी मठ की मैं बात ले लूं, जहां पर उनका मुख्यालय है वो 10 बीघे जमीन पर बना हुआ है। उसके एक पोर्शन पे जहाँ पे शिव मंदिर है, लोग ये सब कहते हैं कि वो पोर्शन डिस्प्यूटेड था, बाद में उसको जो है इनके नाम रजिस्ट्री हो गई। तो कहीं ना आप देखेंगे राजा मांडा की वहां पे जमीनें हैं, 30 बीघा जमीन, उनकी इतनी बड़ी जमीन है, वो उनको किसी ने दान दे दी। तो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी हर जगह पर, जिस पर अभी हरिद्वार में वो अपना आनंदगिरी अपना आश्रम बनवा रहे थे, उस पर भी एक डिस्प्यूट चल रहा है, वो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा था। ये तो एक तो प्रॉपर्टी से जुड़ के मामले हैं, और फिर प्रॉपर्टी पे जो कंस्ट्रक्शन और जो वहां पे व्यवसाय हो रहा है उसकी भी उसका कोई लीगल तरीके से उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है बहुत सारे। तो इसको लेकर बहुत चीजें डिस्प्यूटेड चल रही थी, जहां पर जिसको लेकर हमें आनंदगिरी और इन सब लोगों में आपस में विवाद चल रहा था। 2011 में जो पहला जिस पर संगम रियल एस्टेट कंपनी ने अपना हाउसिंग सोसाइटी बनाई, उसको लेकर भी उसकी जमीन को जो 40 करोड़ रुपए में खरीदा गया, बेचा गया, उसको उस पैसे को लेकर भी वहां से 2011 से लोगों में आपस में विवाद स्टार्ट हुआ। देखिए मेरे वहां कुछ पुलिस अधिकारियों से बात हुई तो वो ये कह रहे थे कि इनके पास जो प्रॉपर्टी है ये ऑडिट नहीं करते हैं, बताते भी नहीं कि हमारे कितनी संपत्ति है, मोटा मोटा बताते हैं कि ये है, लेकिन इसका कोई ऑडिट नहीं होता है, इनके बैंक खातों का कोई ऑडिट नहीं होता है इसमें। इसीलिए इनके जो शिष्य हैं उनमें आपस में एक होड़ शुरू होती है। अब आद्या तिवारी जो जेल गए, जो बड़े हनुमान जी के महंत भी रहे हैं, तो उनका आप मकान देखिए, इतना आलिशान मकान उनका ननी इलाके में बना हुआ है। तो ये पैसा ये कहाँ से, उनका ये इनकम, सोर्स ऑफ इनकम क्या है? तो ये जो अनअकाउंटेड मनी इन लोगों के पास आ रही है, यही एक उस पे जो होड़ है, वर्चस्व है, उसी से वर्चस्व करने की जो होड़ लग जाती है, उसी से इस तरह के रहस्यमय मौतें, उसी तरह से इस तरह से चीजें आपस में जन्म देती हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा, जो अभी मैंने जब ज्वाइन किया तो पॉलिटिक्स की बात हो रही थी, अखाड़ा पॉलिटिक्स के बारे में भी एक बात चली। देखिए 2017 में जब भाजपा की सरकार बनी तो अखाड़ा पॉलिटिक्स में एक बहुत ड्रामेटिक चेंज आया। देखिए 3 भागों में अखाड़ा बटे हुए हैं, शैव संप्रदाय, वैरागी और उसमें 2017 के पहले तक आप देखेंगे शैव संप्रदाय का डोमिनेशन था। जब भाजपा का उभार होता है एकदम से, तो आप देखिए भाजपा का जो मानने वाला है वो वैष्णव है, राम कृष्ण इन सबका वो वैष्णव संप्रदाय को मान रहा था। तो वैरागी संप्रदाय एकदम से थोड़ा सा अपने को स्ट्रांग पाता है, इसीलिए वो इस बार हरिद्वार कुंभ में कहता है कि मुझे फला जगह पर आश्रम दो, आप नहीं दोगे तो हम अलग हो जाएंगे। उनका आश्रम बनाया गया, उसको लेकर डिस्प्यूट हुआ, बाद में तोड़ा गया, तो उन्होंने धमकी दी कि हम इस अखाड़े से अलग हो जाएंगे। आप देखेंगे कि 2000 जब इसको अखाड़ा जब लोग ये अध्यक्ष बने तो कोर्ट में कौन गया? अन्य अखाड़ा के जो अध्यक्ष के संत थे वो गए कोर्ट में। तो इसमें कोर्ट ने स्टे किया, बावजूद इसके भी अखाड़ों ने निरंजन गिरी को अपना अध्यक्ष माना। क्यों? क्योंकि उसमें तक वैष्णव जो वैरागी संप्रदाय से जुड़े अखाड़े थे वो उतने संख्याबल में उतने पॉलिटिकली इफेक्टिव नहीं थे। जैसे बीजेपी की सरकार आती है, अयोध्या में राम मंदिर बनना शुरू होता है, मथुरा बीजेपी के एजेंडे में आता है। आप देखिए 3 अखाड़े हैं, आप देखिए वैरागी संप्रदाय के, एक गुजरात का है, एक निर्वाण अनी है और निर्मोही अनी है मथुरा का, एक अयोध्या का। मथुरा अयोध्या इसमें बीजेपी के बिल्कुल एजेंडे में है। अयोध्या का जो अखाड़ा है, जिसके जो हनुमानगढ़ी है, आप देखेंगे कि बीजेपी का कोई भी नेता जब राम मंदिर जाता है तो वो उस हनुमानगढ़ी में भी मत्था टेकने जरूर जाता है। जिस तरह से निरंजन गिरी का समाजवादी पार्टी जुड़ाव था, वैसे ही हनुमानगढ़ी के जो अखाड़ा है वो भाजपा और जो वहां पर और लोग हैं उनसे एक जुड़ाव रखता है। तो एकदम से वो एक्टिव हुआ। और अभी जो आने वाले समय में जो अखाड़ा परिषद का जो इलेक्शन हो रहा है, इसमें मुझे बहुत ही उम्मीद है कि उसमें वैरागी अखाड़ा अपना एक कैंडिडेट रखेगा, और मोस्ट प्रॉब्ली जो राजनीतिक रूप से जिस तरह से उनकी सक्रियता और उनको पॉलिटिकल पेट्रोनिज्म मिलने लगा है, हो सकता है कि अगला अध्यक्ष हमारा वैरागी संप्रदाय से होगा, बनस्पत शैव संप्रदाय की तुलना में। तो ये पूरा सिस्टम है। ये अखाड़ों को और ये मठों को स्वयं अपने नियम कानून स्वयं आगे आना चाहिए, अपनी संपत्ति का स्वयं घोषणा करना चाहिए। और चूंकि ये इस तरह से नहीं हो रहा है, इसलिए जब अनअकाउंटेड मनी होती है तो उस पर होड़ होने के लिए इस तरह की मौतें, इस तरह के क्राइम होते हैं वहां पर। इसी आशीष जी बता रहे थे अखाड़ा
अखाड़ा पॉलिटिक्स से हम अखाड़ा परिषद पे चले गए थे। अखाड़ा परिषद का एक काम ये भी है कि वो जो फर्जी बाबा समाज में फैले हुए हैं उनको ब्लैकलिस्ट करता है। इसको ये कैसे होता है? क्योंकि मेरी समझने में काफी दिलचस्पी है कि भाई कोई भी व्यक्ति जो अपना अखाड़ा डालना चाहे या अपने खुद को संत कहलाना चाहे, वो तो पहले ये सारी चीजें फिक्स करके रखता होगा ना। नहीं, देखिए, कोई साधु फर्जी कैसे हुआ? क्या कहीं बाबाओं का रजिस्ट्रेशन होता है क्या? जब बाबाओं का कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं होता तो कोई आदमी फर्जी कैसे हो गया? पहले तो अखाड़ा परिषद को एक नियम कानून बनाना चाहिए कि हम किसको, कौन साधु है कौन साधु नहीं है, पहले तो यही तय हो, तब तय होगा कि फर्जी कौन है। अभी जब पिछली बार कुंभ में फर्जी बाबाओं की सूची जारी की गई, तो जो जिन बाबाओं को फर्जी कहा गया वो बाबा जिन दूसरे साधुओं को फर्जी कह रहे थे कि वो फर्जी हम असली हैं, हमारे पास इतने लोग हैं, देखिए आते हैं लोग, ठीक है। तो अभी क्या है कि कोई ऐसी रेगुलेटरी बॉडी नहीं है जो ये तय कर सके कि कौन साधु है कौन संत है। ये तो श्रद्धालु तय करते हैं, जिनको लोग फर्जी कह रहे हैं उनके पास बहुत भीड़ आती है। निर्मल बाबा को उन्होंने फर्जी कहा था, आप देखते निर्मल बाबा क्या कितनी की अच्छी खासी भीड़ भी आ रही थी जिन बाबाओं को वो कह रहे हैं। लेकिन अब दिक्कत ये है कि इसके नियम कानून कौन तय करेगा? तो पहले तो इसका एक रेगुलेटरी बॉडी बने, अखाड़ा परिषद एक बनाए कि अगर एक आम आदमी जिसको अगर किसी बाबा से उसको छल होता है तो वो कहाँ शिकायत करे। तो जब इस तरह की कोई व्यवस्था बनेगी, एक कोई रेगुलेटरी बॉडी बनेगी, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट बनेंगे, तो जाकर बाबाओं को एक मतलब उनका एक जो इंस्टीट्यूशनल रूप उनका सामने आएगा कि भाई हाँ, हमारा इस तरह का हमारा कोड ऑफ कंडक्ट है, हमें ये करना है। तब हम तय करेंगे जो ये नहीं कर रहा है वो फर्जी हुए। ठीक है, अभी तो कुछ नियम कानून की बात भी नहीं है। ऐसा तो हाल में हुआ है कि कुछ बिल्डर, कोई अपने आप को मंडलेश्वर अपने आप को घोषित करवा लेता है। आपने देखा होगा बहुत सारे महामंडलेश्वर बन जाते हैं, फिर उन पर विवाद होता है। तो उनकी भी जो अखाड़ों का भी जो पूरा सिस्टम है वो कोई फुल प्रूफ नहीं है। पर अखाड़ा परिषद बनाया इसीलिए गया था कि अखाड़ों में कुछ जो बेसिक नियम है उसको फॉलो करते रहे लोग। पर जड़ में संपत्ति है और हर स्टेट में ऐसा होता है। तो गुजरात में जैसे स्वामी नारायण संस्था है, बहुत प्रभावशाली है, जिनके अक्षरधाम मंदिर होते हैं, पर वो भी 2 भाग में बटे हुए हैं और उसका बंटवारा भी इन्हीं कारणों से हुआ होगा। मध्य प्रदेश में तो कंप्यूटर बाबा हैं, मतलब समझ रहे हो, ऐसा नाम लेकर भी काफी प्रभावशाली है चुनावी रूप से, अगर राजनीतिक रूप से देखें तो। वो उनको तो राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया था। हाँ, वो शिवराज सिंह के साथ थे, फिर कमलनाथ के साथ हुए, फिर वापस चले गए। तो इस तरह की तो तरह तरह के बाबा, और उनका बहुत प्रभाव है मंत्रिमंडल पर, मंत्रियों पर। उनकी फॉलोइंग पता नहीं कितनी होती है। कमल सर, मैं कह रहा था एक इस डायरेक्शन में जो आप कह रहे थे कि एक रिफॉर्म मूवमेंट की तरह अखाड़ा परिषद इंट्रोड्यूस होती है, वो अपने नतीजे पे अब वो कहाँ तक पहुंची है वो हम देख रहे हैं, जिस तरह की खबरें आ रही हैं, और उसी वजह से नेता नगरी का ये सत्र भी हो रहा है। अखाड़े धर्म की एक सच्चाई है, ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन जिस भी तरह से हमारे यहाँ फॉलो होता है, और वो जिस तरह से पॉलिटिक्स और क्राइम और सोसाइटी में दखल देता है वो भी रियलिटी है, वो भी सब देख रहे हैं। क्या किसी दूसरे रिफॉर्म मूवमेंट की कोई गुंजाइश है, या अभी ये सिस्टम बहुत रिजिड हो गया है, जो चल रहा था वो चलता रहेगा? उसमें क्या है, देखिए, ईसाई धर्म में ना एक खास करके कैथोलिक्स में एक सेंट्रल बॉडी है, फिर वहां से उसकी एक संरचना है जैसे कि ब्यूरोक्रेसी की होती है। हमारे यहाँ भारत में अखाड़ों के अंदर होती है, एक अखाड़ा ले लीजिए, उसके अंदर एक ब्यूरोक्रेसी होती है, पर एक सेंट्रल कोई बॉडी नहीं है। ये हमारे देश की खूबी भी हम बोलते हैं कि हमारे यहाँ डाइवर्सिटी है। तो ये बहुत कठिन है कि हम कभी भी इसको, जब आपके पास कोई सेंट्रल बॉडी नहीं होगी, सरकार इसमें आ नहीं सकती, चूंकि धर्म का मामला है, और धर्म वाले आपस में तो कोई ऐसी निर्णायक बॉडी का निर्माण नहीं करेंगे, इलेक्शन नहीं करेंगे, नॉमिनेशन नहीं करेंगे कि वो उनको कंट्रोल करे। तो ये असंभव सा लगता है मुझे अभी तो। देखिए कमलेश, इसमें क्या है कि आपने जो कहा कि सरकार इसमें आ नहीं सकती, साहब जितना आ गई है सरकार धर्म में उतना ही खराब है, काफी है, उससे ज्यादा का न्योता मत दीजिए इन लोगों को। क्या है कि कंट्रोल करते हैं ना, अखाड़े कंट्रोल नहीं कर पाते। क्या है कि अखाड़ों की प्रॉब्लम मैं आपको बताऊं, मैंने 3 कुंभ कवर किए हैं, और इन 3 कुंभों में मैंने एक चीज देखी कि 1989 का जब मैंने कुंभ कवर किया तो उस समय पे मोक्ष सुप्रीम था, यानी जो आने वाला आदमी था वो मोक्ष चाहता था। उसके बाद का जब 2001 का जब कुंभ आया इलाहाबाद प्रयाग में,
प्रयागराज में। तो उस समय पे मैंने देखा कि मोक्ष था बहुत डोमिनेंट फैक्टर, मगर कुछ लोगों में एक कुलकुलाहट थी कि जो हालात हैं हमारे ठीक हो जाएं। 2013 का जो कुंभ आया, मैंने उसमें देखा कि एक प्रिडोमिनेंट मोक्ष थोड़ा रिसीड कर गया था और गुड टाइम का एलिमेंट बढ़ गया था कि लोग अपना हालात सुधारना चाहते थे, यानी जिस विपदा से वो झेल रहे हैं उससे निकल आए, जो है उससे थोड़ा बेहतर हो जाए, बेहतर समय की कल्पना थी। और मेरे ख्याल से बदलता परिप्रेक्ष्य बहुत जरूरी है। हिंदू धर्म का अगर आप वो एक पैरामीटर देखें तो उसके हिसाब से कोई रेजिमेंटेड, अगर ऋग्वेद ले लें या तमाम चीजें ले लें, कोई रेजिमेंटेड ब्यूरोक्रेसी हिंदू धर्म के लिए एक कॉन्ट्रडिक्शन होगी, क्योंकि आप रेजिमेंटलाइज मत करिए मेरे धर्म को। और वही प्रॉब्लम है कि उसी नॉन रेजिमेंटाइजेशन का फायदा ये अखाड़े और मठ उठाते हैं, और ये मठाधीश होने के अलावा ये ठेकेदार हो गए हैं। और जैसे कि आशीष ने बात करी, ये सिर्फ झगड़ा प्रॉपर्टी का नहीं साहब, ये प्रॉपर्टी डीलर हो गए हैं, ये एस्टेट एजेंट हो गए हैं। और मैं इस बात में कतई वो नहीं कहूंगा कि चित्रलेखा पिक्चर जो कवि होता है, अच्छा है कि जो शायर है ना, वो उसके अंदर एक कुछ ऐसा जीव होता है कि वो आने वाले कल को बहुत पहले पढ़ लेता है, एक रात पहले, और उसके बाद अगले दिन उस पर कविता लिख देता है। तो चित्रलेखा पिक्चर मेरे पैदा होने के साल में आई थी, जिस साल में आई थी कुछ महीने पहले, लेकिन मुझे उसके गाने बड़े प्रिय हैं। साहिर साहब ने उसमें गजब किया था। उन्होंने कहा था कि ये भोग भी एक तपस्या है, तुम त्याग के मारे क्या जानो, अपमान रचयिता का होगा, रचना को अगर ठुकराओगे। ये मठों पे बिल्कुल आज एप्लीकेबल हो गया है कि वो भोग को तपस्या बना रहे हैं और भोग को तपस्या के फॉर्म में प्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरा, उन्होंने इसी पिक्चर में कहा था कि मन रे तू काहे ना धीर धरे, उसमें एक लाइन है कि रंग पे किसने पहरे डाले। रिलीजन शुड बी लाइक दैट। हिंदू धर्म के बेसिक टेनेट्स को, जिसके लिए इन अखाड़ों की स्थापना हुई थी, आज उनकी राइवलरी आपस में इतनी ज्यादा है, उन अखाड़ों के अंदर मठों, महंतों और साधुओं की राइवलरी इतनी ज्यादा है, तो क्या है कि ये महंत और ये अखाड़े जो हैं, ये अपना रेलेवेंस धीरे धीरे कम कर रहे हैं और उनको पॉलिटिकल आश्रय देने वाले अपना नुकसान खुद कर रहे हैं, अगर यही यथास्थिति बनी रही। आशीष जी, मैं थोड़ा सा इसमें बताना चाहता हूँ कि राहुल जी की बात को थोड़ा सा तह लेके जाता हूँ। देखिए, अखाड़ों का ये बात, आप जब शंकराचार्य ने जब ये अखाड़ों की बात कही, तब शंकराचार्य एक सर्वमान्य शंकराचार्य थे। आज आप देखें तो 70 स्वघोषित शंकराचार्य हैं देश में। जी। तो जब 70 शंकराचार्य हैं, तो आने वाले समय में आप देखेगा कि 1300 अखाड़े हो जाएंगे। अभी डिवीजन शुरू होगा। अब ये अखाड़ों के बंटने का समय आया है, क्योंकि हर आदमी ने अपने को स्वघोषित शंकराचार्य मान लिया है। हर इलाके के अपने शंकराचार्य हो गए हैं, और अब उन शंकराचार्यों के बहाने ये अखाड़े भी बटेंगे। अब इन अखाड़ों की एकता उस तरह नहीं रहेगी जैसे जो आदि गुरु शंकराचार्य जो ये सोच गए थे। तो इसका नतीजा मुझे कोई बहुत ही उम्मीद नहीं है कि अखाड़ा परिषद अब एक यूनाइट होकर काम हो पाएगी। मुझे लगता है कि इसमें विवाद बढ़ेंगे। अखाड़ा परिषद में भी जो 13 है, ये और अखाड़े बढ़ जाएंगे, और अखाड़े नए अखाड़े जाएंगे, और मुश्किल लगता है 50 के ऊपर पहुंच जाएगी। जिस तरह से शंकराचार्यों की संख्या बढ़ती आ रही है, उसी का एक प्रतिफल है ये हमारे अखाड़ों के बीच विवाद और अखाड़ों की संख्या बढ़ना। ये आने समय में अखाड़ों का जो भविष्य है वो कोई बहुत, जब तक कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं निकल के आता जिसके सब लोग उसको सम्मान तरीके से माने। अखाड़ा बहुत छोटे स्थानीय स्तर, स्थानीय मठों में बढ़ते चले जाएंगे। हर मठ के अपने अखाड़े हो जाएंगे। आशीष जी, मैं थोड़ा सा स्पेसिफिक महंत नरेंद्र गिरी वाले मामले को लेकर भी हमारे कुछ प्रश्न थे आपसे। एक तो हमारी बनिस्बत आप ज्यादा करीब से चीजें देख रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, इस स्टोरी को फॉलो कर रहे हैं, तो जो महंत आनंद गिरी वाला एंगल, एक दो बड़ी चीजें बताई जा रही हैं कि एक, उनका अपने शिष्य से दुराव था, वो बहुत खुश नहीं थे। एक कॉम्प्रो करने की कोशिश हुई जिसमें एक नेता की बात चल रही है, एक ब्यूरोक्रेट थे, एक और व्यक्ति थे, और दूसरी चीज आ रही है उनको ब्लैकमेल किया जा रहा था। आपके पास में क्या जानकारी है? वन, दूसरी चीज जो मैं समझना चाहता हूँ कि महंत नरेंद्र गिरी का अपना जो का था राजनीति में, उनकी जगह क्या अब उन्हीं के अखाड़े से लेने वाला कोई व्यक्ति है, या उनके साथ अब ये चीज चली गई है? देखिए, मुझे लगता है कि जो अभी पूरा मामला जब मैं वहां पर रहा, तो जो मुझे लगा वो सब पूरी एक धुरी है सुसाइड नोट।
पूरा मामला उसी पे टिका हुआ है, क्योंकि जो मैं वहां पर रहा 3 दिन, तो मुझे उनके हाथ का लिखा हुआ कुछ किसी के पास कुछ नहीं दिखा इनफैक्ट। तो मैंने सबसे पूछा कि भाई आपके पास कुछ है लिखा हुआ उनका, कभी कुछ लिख दिया उन्होंने? तो किसी के पास कुछ नहीं था। तो फिर वो लोग कहते हैं कि उन्होंने 12 पेज का सुसाइड नोट कैसे लिखा। एक ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि जो है ये सुसाइड नोट को इतना ज्यादा लंबा जो आदमी लिख नहीं पाता, जिसकी हैंड राइटिंग के बारे में कुछ लिखा नहीं। तो अभी पहले सुसाइड नोट कितना सही है, इसकी सतत जांच एजेंसियां अपना जांच रही हैं। इसके बाद ही तय हो पाएगा कि आनंद गिरी दोषी हैं कि तो कोई और दोषी है, क्योंकि वहां पर दरवाजा, जब कोई आदमी का उनका मर्डर हुआ तो उसका दरवाजा, इसी तरह यहाँ पर 1980 में भी जो यहाँ के महंत थे, उनका नाम था महंत 1980 में, जिन्होंने निरंजनी अखाड़ा और बागमरी मठ को अलग करने का प्रयास किया था, उनकी भी हरिद्वार जाते वक्त रहस्यमय मौत में 98 में ऐसे ही डेथ हो गई थी। तो उनका भी पुलिस अभी तक एफआईआर लगा चुकी है, उसपे पुलिस को कुछ मिला नहीं। उन्हें लगा कि खाने में जहर खाने के कारण उनकी डेथ हुई। उनका नाम बलवंत गिरी था, वासुदेशानंद गिरी इस तरह से नाम था। तो यहाँ के जो निरंजनी अखाड़ा के और सचिव से हैं कैलाशानंद गिरी, तो उनका ये स्पष्ट है कि हरिद्वार में मोस्ट प्रॉब्ली कैलाशानंद गिरी भी एक दावेदार हैं बृहस्पति बलवीर गिरी के तुलना में। जब तक ये सुसाइड नोट की सत्यता नहीं आंकी जाती, तब तक ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि आनंद गिरी दोषी हैं कि कोई और। फिलहाल जांच एजेंसियां इस पे जांच कर रही है, लेकिन मेरा मानना यह है कि ये सुसाइड नोट संभवतः उनका नहीं है, क्योंकि उसका दो रीजन है कि वो रहते थे अपने फर्स्ट फ्लोर पे, अपने रूम में उनका फर्स्ट फ्लोर था, तो उन्होंने अपने फर्स्ट फ्लोर पे सुसाइड नोट क्यों नहीं लिखा, बैठ के वहां पे क्यों नहीं किया? ये गेस्ट हाउस में रुकने का क्या मतलब था? मेरी वहां लोगों से बात थी, उन्होंने कहा कि कुछ लोग मिलने आने वाले हैं। वो कितना बात सही है, जबकि वो उनका पूरी किताबें, उनका पूरा काम वहां उनके कमरे में था। वो बलवंत गिरी और ये बाकी और जो वहां पे उनके सेवादार थे, वही उनका रजिस्टर मेंटेन करते थे। वहां कितना भोजन आ रहा है, कितना खर्चा आ रहा है रोज का रोज, वो कुछ नहीं करते थे। आदमी रजिस्टर मेंटेन करते थे और उनको दिखाते थे, वो अपना उसको चेक करते थे। लेकिन हाथ से लिखा हुआ उनका ना तो रजिस्टर मुझे किसी हाथ में लिखा हुआ मिला, ना कहीं। तो एक सुसाइड नोट को लेकर एक बहुत बड़ा रहस्य है। जब तक ये इस रहस्य को सुसाइड नोट में ये उनकी ही राइटिंग है, ये नहीं खुलेगा, तब तक कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगी। निखिल, मैं आशीष से एक सवाल पूछ सकता हूँ? जी बिल्कुल। आशीष, मुझे सवाल यह है कि नरेंद्र गिरी को पुलिस सुरक्षा थी उत्तर प्रदेश के पास से? अगर थी तो एक प्रोटेक्टी का सुसाइड कर लेना पुलिस प्रोटेक्शन में, उस पे कोई प्रूफ नहीं हो रहा क्या? कि पुलिस वालों से नहीं पूछा जा रहा कि भाई आप कहाँ थे जिस समय सुसाइड हुआ? जी नहीं, पूछा गया है सर। मेरी तो वहां पे जो आईजी से बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि पहले ही उनको शायद गनर को भी जांच बैठा दी गई है। गनर की भी जांच कर रही है पुलिस कि ये कहाँ थे, कैसे गए थे। और मेरी एक गनर एक गनर से भी बात हुई, तो वो कह रहे थे कि भाई वो जब विश्राम करने जाते थे तो हम लोग बाहर जो रूम है वहीं बैठते थे, अंदर वो क्या कर रहे हैं उतना ज्यादा हम उनके अंदर पर्सनल उनके रूम में नहीं जाते थे। तो हमें इतना बहुत आइडिया नहीं था कि वो क्या करें। 4 बजे का समय, 3, साढ़े 3, 4 बजे करीब वो विश्राम करने का उनका समय था। तो कह रहे हम वहां चले गए, जाते थे। हम आते थे तो यहाँ बाहर उनके, आप जब बागमरी मठ के अंदर घुसिए तो राइट हैंड साइड पे एक बड़ा अच्छा कमरा बना हुआ है, वरना कहते हैं हम लोग वहीं विश्राम करते थे, क्योंकि वहीं हम लोग को भोजन मिलता था, वहीं मिलता था। अंदर क्या होता था उसके बाद पंडित जी पूजा पाठ होती, शाम को 6 बजे करीब आरती होती थी, तो हम लोग आरती लेने जाते थे। बाकी ये देखते थे कौन आ रहा है कौन जा रहा है। हमारा मेन फोकस ये होता कि आश्रम में फिर कौन आ रहा है, कैसे जा रहा है, ये सब देखते थे। लेकिन केपी सिंह वहाँ के जो आईजी हैं, उन्होंने कहा कि हम इनकी भूमिका को भी जांच रहे हैं। उनको शायद सस्पेंड किया है गनर को, तो 3 गनर थे उनके पास। हाँ, तो उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग एलिमेंट है कि अगर ये मर्डर निकलता है तो कहीं ना कहीं ये यूपी पुलिस के ऊपर भी सवाल है कि भाई आपके प्रोटेक्शन में तो यूपी पुलिस को सूट करेगा ये सुसाइड थ्योरी? जी।
फिलहाल तो मतलब अब ये है, अब मर्डर निकलेगा तो उसके बाद नए सिरे से पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी। अब सीबीआई को सोच दिया गया है, अब सीबीआई कितना, क्योंकि सीबीआई प्रयागराज में बीते 5 सालों से यूपीपीएससी की भी जांच कर रही है, कुछ निकाल नहीं पाई अब तक। तो अब ये है कि सीबीआई को क्या जांच को डंप करने के लिए दिया गया है, क्योंकि मुझे लगता है कि एसटीएफ ज्यादा इफेक्टिव होती है इस सब मामलों में, क्योंकि एसटीएफ के इधर खुलासे भी तेज हुए हैं और एसटीएफ ने कुछ चीजों को समय रहते निकाला भी है। तो अब सीबीआई इसको क्या जांच को अंजाम पे पहुंचा पाएगी जांच को, तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है। क्लोजिंग कमेंट्स अब हम अपने पूरे पैनल से लेंगे। कमलेश जी, हम आपसे स्टार्ट करना चाहते हैं कि ये घटना हमारे धर्म, हमारे राजनीति और हमारे समाज पे किस तरह से रिफ्लेक्ट करती है। जैसा राहुल जी ने अपने कुंभ के अनुभवों के आधार पर कहा, वही अखंड सत्य है अभी का, कि धर्म धन से बहुत जुड़ गया है और इकट्ठा हो गया बहुत सारा माल इनके पास, जो आशीष जी बता रहे थे अनअकाउंटेड है। बहुत सारी उनकी ऑडिट नहीं होती और वो जमीन के रूप में दान मिले हुए और कैश के रूप में जो धन होता है उनके पास, उस पर बहुत सारे लोगों की नजर होती है। उसके चलते प्रतिद्वंद्विता बढ़ गई है। उसके चलते वहां पे हर आदमी चाहता है कि मैं सक्सेसर हो जाऊं, मेरा नंबर आ जाए गद्दी पर बैठने का, तो फिर ये सब कुछ मेरे नियंत्रण में होगा। ये एक चीज है। दूसरी बात यह है कि धर्म और राजनीति दोनों हम चाहते थे, जैसा लोग मानते हैं कि हमने ये सपना देखा था कि धर्म और राजनीति अलग अलग होंगे इस देश में, बिल्कुल एक दूसरे से सेक्युलर, जैसे प्रोटेस्टेंट व्यू है सेक्युलरिज्म का, वैसा नहीं होगा, पर धर्म और राजनीति के बीच में एक डिस्टेंस रहेगा जो बहुत पहले खत्म हो गया, शायद नेहरू के टाइम से ही खत्म होना शुरू हो गया था और वो बिल्कुल खत्म हो गया है। यहाँ के लोग भी यह मानते हैं कि राजनीति और धर्म का घालमेल जो है वो देश की व्यवस्था के लिए हानिकारक नहीं है, अच्छा ही होगा। हकीकत यह है कि इस समय जिस तरह से अभी आप देखें, जैसे प्रमोद कृष्णन जी हैं, वो कांग्रेस के नेता हैं, या जिन राज्यों में प्रभावशाली मठ हैं, पंजाब की चर्चा कर रहे थे हम इसके पहले के सत्र में, उसमें बात ही यही हो रही थी कि वहां डेरे हैं, अनगिनत डेरे हैं, और वहां पे हर तरह के ऐसे भी डेरे हैं जिन, अभी एक जो डेरा के जो बाबा राम रहीम थे वो जेल में है, आपके आसाराम जेल में है। ये सब सिर्फ धर्म संपदा और धर्म की व्यवस्थाओं में आई विकृतियों के पोषक रहे हैं, और उन्होंने उसको जैसे भी हो, उससे धर्म पे भी लांछन पड़ता है, राजनीति पर भी लांछन पड़ती है, और एक तरह से कह लें कि दोनों का नुकसान है। मैं इसको ऐसे ही देखता हूँ, इससे किसी का भला नहीं हो रहा, ना हिंदू धर्म का हो रहा है, ना ही उसके नाम पे की जा रही राजनीति। कमलेश जी ने कहा बिल्कुल सही है कि धर्म एक कुछ लोगों के अपने महत्वाकांक्षा पूरी करने का एक बहुत बड़ा जरिया बन गया है। मतलब उसके बहाने वो प्रॉपर्टी बटोर रहे हैं तो कोई आदमी वोट बटोर रहा है। तो अल्टीमेटली इसका जब तक कहीं ना कहीं कुछ एक गाइडलाइंस, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट नहीं बनेगा कहीं, तो तब तक इस तरह से आदमी चला जाएगा। मैं बागमरी मठ की भी बहुत मैं बता रहा हूँ कि कुछ एक अधिकारियों से मेरी बात हुई थी, वो लोग कहते हैं कि इनका होता क्या था कि बहुत सारी जमीनें पड़ी हुई हैं, कई मठ इस पे केस चल रहे हैं, हरिद्वार के बहुत सारे मठ के केस करे, मैंने भी कल स्टोरी फाइल की है उस पे। हरिद्वार में लोग करते क्या है कि जमीनें खाली पड़ी थी, पहले कोई जमीन डिस्प्यूट पड़ी थी, वहां जाके महाराज जी अपना कथा सुनाते हैं, बैनर लगाते हैं, उसके महाराज जी कथा खत्म हो जाती है, बैनर लगा रहता है, लगा रहते हैं, बाउंड्री बन जाती है, फिर वो आश्रम बन जाता है। अब वो उसके बाद वहां महाराज जी के संत के सब शिष्य लगते हैं, धीरे धीरे पूरा उस पर कब्जा हो जाता है। ऐसे कम से कम ऐसे हरिद्वार सदर इलाके में एसडीएम की कोर्ट में इस तरह के उसपे कम से कम 20 केस ऐसे चल रहे हैं जहां पर जो खाली पड़ी जमीनें थी उस पर वहां पर कब्जा हो गया बीते 50 सालों में, 2-3 दशकों में। तो ये जो एक तरीका आ गया है, ये में ऐसे लोग भी आ गए हैं, मठाधीश्वर बन गए, पीठाधीश्वर बन गए हैं, जो जिनका धर्म से कोई वास्ता नहीं है, वो सिर्फ एक जमीन पर या प्रॉपर्टी बनाने के लिए ही आए हैं, वो एक आडंबर बनाकर। तो इस पर एक जागरूकता आनी चाहिए, इस पर एक डिबेट होनी चाहिए आदमी, क्योंकि एक्चुअली में इस सब मामलों में डिबेट से लोग बचते हैं, कौन कि कहीं विवादों में ना पड़ जाए, लेकिन इस पे डिबेट होनी चाहिए, इस पे, ताकि लोग ये समझे कि हम किसको माने, किसकी शरण में जाए, कौन संत एक्चुअली में कौन साधु है, उसको पहचानने के लिए तभी होगा जब इस तरह की डिबेट, एक स्वस्थ डिबेट होगी। तो लोग, जब जनता समझ जाएगी तो इन लोगों के काम वैसे ही बंद हो जाएंगे।
निखिल, मैं बहुत सालों से, जब से राम मंदिर मूवमेंट फॉलो करता रहा, बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ, मैं गली मोहल्लों में, पुल की दीवारों पे, खंभों पे, तमाम जगह पे देखता था, जागो हिंदू जागो। ये जो ये जो जागो हिंदू जागो स्लोगन है ना, शायद इसके अंदर ही निहित है आपकी पूरी डिबेट। मोबाइल गड़बड़ करने लगता है, बदल देते हैं। सरकार गड़बड़ करने लगती है, जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती, बदल देती हैं। कहीं ना कहीं टाइम आ गया है इस लेवल पे जागने का, कि धर्म के अंदर जो विकृतियां आ रही हैं, और इन्हीं विकृतियों को इसलिए क्यों आ रही हैं, क्योंकि ये पावर, ये पैसा, लोग कह रहे हैं, आप आशीष ने कहा, कमलेश ने कहा, पैसा, प्रॉपर्टी। साहब, ये पैसा प्रॉपर्टी की लड़ाई नहीं है, ये सेंस ऑफ पावर है असलियत में। ये आदमी को पैसा पावर इसलिए लाता है कि उसकी सेंस ऑफ पावर बढ़ जाए, और वो सेंस ऑफ पावर एक पैरेलल पावर बन रही है, जो कि राजनीति को भी डिक्टेट कर रही है। राजनीति उसको आश्रय दे रही है, राजनीति को ये फीड कर रही है, और ये विकृति कम होने की जगह बढ़ रही है। इसीलिए मैं इसको एंड करूंगा कि ये बदलाव किसी एक अखाड़ा परिषद या एक रेजिमेंटेशन या रूल से नहीं होगा। ये जागो हिंदू जागो या धर्म के अनुयायियों के जागने पे होगा। तय ये करना पड़ेगा कि मैं किस तरफ देखते हुए जागता हूं। इसी राहुल जी के इसी कमेंट पर नेता नगरी के सत्र को हम कंक्लूड करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश जी आपका, राहुल जी आपका, और आशीष आपका भी। दोबारा जब इस तरह की बातचीत होगी हम आपको तकलीफ देना चाहेंगे। थैंक यू। बारी अब नेता नगरी के आखिरी सेगमेंट की, जिसका नाम है फुर्सत की सलाह। फुर्सत की सलाह इस बार मेरी तरफ से 2 हैं। एक, जो हमारे स्पॉन्सर मैसेजेस हम आपको देते हैं हमेशा की तरह, कुकू एफएम ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ऑडियो बुक्स पढ़ने का शौक है, इस तरह से आप किताबें पढ़ना चाहते हैं कि आपको पढ़ने ना पड़े, वो आपको गा गा के सुनाती रहें, उसके लिए कुकू एफएम ऐप सही चीज़ रहेगी। अगर आप उसका प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप LT20 कोड डाल सकते हैं, आपको 20% की छूट मिल जाएगी। और 2 किताबें ज़रूर आप चेक कीजिए। एक है 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी और दूसरी है जैक मा। ये दोनों किताबें हैं, और दूसरी कई सारी किताबें हैं। रही बात मेरी सलाह की, तो एक 1995 में जब मैं 3 साल का था तब एक फिल्म आई थी, क्रिम्सन टाइड। अब क्रिम्सन टाइड एक बड़ी दिलचस्प चीज के बारे में फिल्म है कि एक न्यूक्लियर सबमरीन है अमेरिकन, और उसके पास न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स। और न्यूक्लियर सबमरीन का डॉक्ट्रिन होता है कि अगर उसके पास में फायर करने के आदेश हैं सेकंड स्ट्राइक के, तो उसे करना है। लेकिन जब इस तरह की स्थिति निर्मित होती है, तब जो सबमरीन का क्रू है वो एग्री नहीं करता है कि क्या हमें मिसाइल चलाने की जरूरत है, क्या हमें अब मिसाइल चला देनी चाहिए, क्योंकि उसमें एक जो डेंजल वॉशिंगटन का जो किरदार है वो ये समझ रहा है कि अगर मैंने ये मिसाइल चला दी तो न्यूक्लियर एनालिसिस से कोई दुनिया को बचा नहीं पाएगा। तो वो कॉशन की साइड करना चाहता है, लेकिन जो सबमरीन का कैप्टन है वो ये चाहता है कि जो स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, जो हमको ऑर्डर्स मिले हैं, उसके हिसाब से अमल हो। कौन जीतता है ये अभी देखा जा सकता है इस बहस में, और ये भी कि किस तरह से सबमरीन के अंदर एक टेंशन वाला माहौल पैदा होता है। वैसे एक नोट के लिए हमें बता दें कि सबमरीन्स के अंदर नॉर्मली इतने ड्रामेटिक एपिसोड्स नहीं होते हैं, क्योंकि सबमरीन के अंदर जिस तरह से जो HR हायर वहाँ पे होता है, वो काफ़ी कूल और कंडेंस लोग होते हैं, क्योंकि उन्हें एक बंद एटमॉस्फेयर में महीनों महीने बिताने पड़ते हैं और बहुत टफ डिसीजंस लेने पड़ते हैं, जिसमें लाइफ एंड डेथ इन्वॉल्व होती है। यानी फिर भी आप क्रिम्सन टाइड देख सकते हैं, मजेदार फिल्म। इसी के साथ नेता नगरी की ये किस्त होती है खत्म। अगली किस्त में आपसे फिर मुलाकात होगी। कई लोगों के दिमाग में सवाल हुआ कि इस पूरे एपिसोड में हम इंतजार करते रहेंगे, सौरभ द्विवेदी के मुख के दर्शन नहीं हुए। दरअसल वो उत्तर प्रदेश में घूम घूम के पूछ रहे हैं क्या हाल है यूपी, और आज उनकी गाड़ी है देहात के एक ऐसे इलाके में जहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन उन्हें बहुत बढ़िया नहीं मिलेगा। डिजिटल इंडिया जैसे जैसे प्रोग्रेस कर रहा है, उस तरह से देहात में भी नेटवर्क पहुंचेगा। अभी नहीं पहुंचा है, जब पहुंचेगा तब सौरभ द्विवेदी आपको देहात से भी नेता नगरी में जुड़े नजर आएंगे। अभी के लिए हम आपसे लेते हैं इजाजत। देखते रहिए दिल